अरे बाबा, कैसे हो तुम? बाबा देखो, बाबा कास्ट का एक नया एपिसोड आ गया है आज। और आज के जो गेस्ट हैं हमारे, फिर से बाबा गहरे दोस्त तो हैं ही हमारे, लेकिन उसके साथ साथ ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एक पोएट है, एक नेशनल लेवल प्लेयर है, और एक बहुत हमें अलग बात जो इनके बारे में है वो है कि ये बहुत प्राउड ब्राह्मण है और ये आते हैं कानपुर से। तो ऐसे इतने ढेर सारी चीजों से मिले हुए एक अलग मिश्रण के ऐसे इंसान को आज हम अपने पॉडकास्ट में बड़े प्यार से बुलाना चाहते हैं कि अजीज मित्रों है ना हमारे ये, तो उनको हम पॉडकास्ट से बुलाते हैं। तो एक बार दिल से स्वागत करिए हमारे इस पॉडकास्ट में विराट दीक्षित भाई का। बहुत बहुत धन्यवाद यार, और आपने आमंत्रण दिया मुझे इस स्टेज पे, तो उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। और सबसे पहले जैसे हमने तुम्हारे इंट्रोडक्शन में 4-5 चीजें बोली यार, एक चीज जिसके बारे में सबसे पहले बात करना चाहूंगा कि वहाँ तुम कानपुर से आते हो। हाँ भाई, कानपुर से आते हैं। कैसा है कानपुर भाई? कैसा लगता है, मतलब वहाँ पे कैसी जीवनी है? मैंने अपना स्कूलिंग कानपुर से करी, मैंने अपना ग्रेजुएशन कानपुर से किया, तो एक बहुत लंबा अरसा मैंने कानपुर में गुजारा। उसके बाद नौकरी वो के लिए या जीविका के लिए अपने वहाँ से बाहर निकले। लेकिन वो जो उतना टाइम था ना, उतने टाइम में मतलब कानपुर कह सकते हो एक वाइब है कि मतलब कानपुर सेंटर उतरते ही ना तो मैं वो कानपुरिया वाला फील आ जाता है कि आ गया भाई कानपुर। क्या है कानपुरिया वाला फील भाई? देखो, कानपुर में जाओगे ना और आप किसी से बात करोगे तो बात करने में आपको एक अलग सी मौज है। मतलब आप बात करोगे सामान्यता और वो उसको भी ह्यूमरस वे में पलटा देगा कि मतलब एक सामान्य सी बातचीत को वो एक अलग स्तर पे ले जाएगा। मतलब कानपुर ऐसा लगता है जहाँ से छोड़ा था वहीं से फिर से आप दोबारा आओगे, आपको लगेगा यार जहाँ छोड़ा था वहीं तो है कानपुर। कानपुर बहुत ज़्यादा बदलाव पे विश्वास नहीं रखता है। बदलाव ऑल्दो डेवलपमेंट होता है, लेकिन हाँ वहाँ की जीवन शैली, वहाँ का मतलब सोचने का तरीका, वहाँ बात करने का तरीका, हमजोली, दोस्ती यारी, वो सारी एक होती है। 100 रुपये जेब में है और 50 का पेट्रोल डला है, 50 बहुत है जेब में। गंगा बैराज पे जाके मैगी खाने का जो आनंद है ना बरसात में, वो बस कानपुर ही है। तो मतलब परमठ घाट चले जाओ, गंगा बैराज चले जाओ, बिठूर चले जाओ, कानपुर तो वो है ना कि हम लोगों का बचपन वहाँ बीता है, हम लोग बड़े वहाँ पे हुए हैं। मम्मी पापा के साथ हम लोगों ने मतलब जन्माष्टमी में जेके टेम्पल एक जगह है कानपुर में, हम लोग वहाँ जाके मतलब कानपुर की तो एक एक छोटी छोटी चीज़ से आप जुड़ाव महसूस करते हो ना, और जिस चीज़ से आप जुड़ाव महसूस करते हो वो चीज़ तो मतलब आपके लिए सबसे स्पेशल होती है। इंस्टाग्राम हैंडल जो पहली बार बनाया वही कानपुरिया वायरल अल्फाज बनाया, क्योंकि कानपुर जो है वो आइडेंटिटी है अपनी। मतलब वो चीज़ तो अंदर है, उसको आप वो नहीं कर सकते हो। वो शेर था पहला कि वो जब दिल्ली आया तो बड़ा मिस हुआ कि दूर रहकर भी याद आना कहाँ का दस्तूर है, सुना है उस जगह का नाम कानपुर है। वाह 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 वाह, तो ये चीज़ है बाबा, मतलब कानपुर इज कानपुर। वाह यार। तो बाबा ये बताओ, ऐसे कानपुर के बारे में ना एक जैसे एक वो एक स्टीरियोटाइप देखो हर जगह के बारे में होता है ना, तो भाई जैसे कानपुर के बारे में क्या, सब गुटखा ही खा रहे हैं, सारी सड़कें लाल कर रखी है, जिसे देखो भाई वो गुटखा ही चबा रहा है। तो ये वाली जो इमेज एक बन गई है गुटखे को लेके, अग्री। गुटखा खाना कोई ऐसे इतनी बढ़िया बात है तो नहीं भाई। तो गुटखे को लेकर जो इमेज है उसके बारे में क्या कहोगे यार तुम? देखो, कानपुर में एक अच्छे बड़े वर्ग से आप बात करोगे तो शायद आप सही से कहते हो और बताओ चचा क्या हालचाल, फोन उठा और कट हो गया। सामने वाले की अंडरस्टैंडिंग कि वो समझ गया है, लेकिन ऐसा है नहीं भाई अभी। हाँ ठीक है, गुटखा सभी जगह लोग खाते हैं। अब ये अलग बात है कि कानपुर थोड़ा ज़्यादा बदनाम हो गया इस चीज़ में, लेकिन हाँ ऐसा कुछ नहीं है कि गुटखा ही है। मतलब इट्स नॉट। अभी मेरे साथ के दोस्तों में ले लोगे या कुछ एक हैं खाते हैं, कुछ एक नहीं खाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मतलब 100% लोग कानपुर की सड़कों पे गुटखा खाते हुए चल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, मतलब कि ये है कि गुटखे का भी अब धीरे धीरे वहां पर चलन कम होने लगा है, जो हमारे वाला एज का यूथ है। स्वास्थ्य के लिए सभी जागरूक है। अब धीरे धीरे ज्यादा जागरूक हो रहा है। इट वाज अ पार्ट ऑफ द कल्चर, लेकिन अब धीरे Exactly. धीरे करके वो भी वहां पे भी चेंज हो रहा है ये वाला। तो ऐसा गुड थिंग यार भाई। हालांकि वो है, जैसे मैं जब रहा था 5 दिन कानपुर में ना, तो भाई अपन भी ऐसे चुटकी खाने लग गए थे भाई, अरे चुटकी सुपारी।
चुटकी सुपारी, हाँ चुटकी सुपारी। एक चुटकी सुपारी याद है मेरे को, और एक जो मैंने वहीं पे खाई वो ये था कि जब मैं कानपुर आया तो भाई वो पेटीज होती है ना, तो पेटीज के अंदर ना भाई वो ऐसा बीच में से काट के हाँ, उसमें पोस्टमार्टम कर देते हैं प्याज पेटीज और का। नमकीन डाल के, हाँ। ओए भाई अपना अलग टेस्ट, पेटीज का जो टेस्ट है उसको भूलो, हम उसको कस्टमाइज करेंगे, वो टेस्ट खिलाएंगे तुम्हें। हाँ भाई, भाई वो बहुत क्रेजी लगा था मुझे। जबरदस्त। और कोई जो हमें पिक करने आए थे वो हमारी तब की क्रश थी भाई। तो तब हम आए थे एक शादी में, तो वो हमें सबसे पहले जैसे ही हम वहां पर पहुंचे, ट्रेन से ही पहुंचा, वहां शायद रेलवे स्टेशन के बाहर एक मंदिर है जो शायद मेरे को 2-3 माले का मंदिर है, अगर मुझे अब बहुत सालों पहले की बात है। तो पूरे मंदिर के दर्शन करके फिर हम कानपुर में एंटर हुए थे। अच्छे क्या बात है। देखो कानपुर क्या है ना, मतलब कानपुर में आपको कुछ चीज़ें बहुत ही, मतलब वहाँ पे जैसे आप भाषा में है तो वहाँ पे आपको भोकाल है हमारा, कंटाप पड़ेगा। खाने की थाली में बुकनू क्या? हमें कानपुर में ही मिलती है। बुकनू क्या होता है भाई? मतलब कई सारे मसालों का मिश्रण होता है और आपका डाइजेशन सही रखता है, और मतलब 41-42 मसाले डाल के शायद घर में माताजी बनाई हैं। तो वो जो थाली के कोने में बुकनू होती है ना, वो आप इतना मतलब बाहर जाते हो तो आपको ये नहीं होता है। बुकनू सिर्फ वहीं कानपुर में ही मैंने देखी। हाँ ये कह लो कि तुम ज़्यादा जगह नहीं गए होगे तो तुमने नहीं देखी, लेकिन हाँ जितनी जगह गया उतने में कानपुर में ही देखी मैंने। तो वो चीज़ जो है ना कि मतलब कुछ चीज़ें कानपुरी है। हाँ ये कह सकते हो हर एक जगह की अपनी कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं। जैसे कानपुर चले जाओ तो आपको ठग्गू के लड्डू मिल जाएंगे। किसके लड्डू भाई? ठग्गू के लड्डू। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। तो मतलब आप समझ रहे हैं कि कस्टमर आ रहा है दुकान में और उससे कह रहे हैं कि यार हम तुमको ठगने वाले हैं, तुम लेके जाओ, और वो लेके जा रहे हैं भाई। लेकिन हाँ ठग्गू का लड्डू इज मतलब पहचान है। बदनाम कुल्फी उसी के बगल में लगी मिल रही होगी आपको। क्या बदनाम कुल्फी? आप मतलब नाम से समझो ना, मतलब कि अलग है थोड़ा मामला। हाँ जैसे तुमने है अभी मतलब बिल्कुल भोकाल खुल के बोला, हाँ। अभी ये शब्द जैसे भोकाल तुमने बोला, कंटाप बोला, तो अपने आप में ही फनी शब्द है। तो उनकी जो वोकैब है, मुझे लगता है जो कानपुर साइड की जो वोकैब है वही अपने आप में बहुत फनी है। बिल्कुल। और वहाँ मतलब जाओगे तुम्हें मतलब हंस के आओगे कि यार ठग्गू का लड्डू लेकर आए हैं, बदनाम कुल्फी खा के आए हैं। तो ये चीज़ है, उनका अलग स्वाद भी है। हम तो कहेंगे आना तो एक बार जरूर ट्राई करके जाना। अरे 100% बाबा यार, तुम जैसे बता रहे हो भाई आना पड़ेगा मेरे को। यार इतिहास बताओ जरा पहले। यार कानपुर पे थोड़ी कुछ बातें हुई तो कुछ याद आ गया मुझे कि कानपुर मतलब ऐसे ही थोड़ी वाइब मैच करने की कोशिश करी राइटिंग में कि मल्टीप्लेक्स और सिंगल स्क्रीन में यहाँ चलचित्र देखना एक सा लगता है। भाई के शर्ट उतारने पे जब तक आवाज ना आए माहौल बोझिल सा लगता है। पुलिस वालों को देख के यहाँ एक्सीलेटर तेज हो जाता है। चालान यहाँ कभी घर तक नहीं पहुंच पाता है। पेच लड़ाने के लिए मोतीगल और चिड़ियाघर प्रसिद्ध हैं, और स्टंट वालों को पकड़ने के लिए आज भी गंगा बैराज में पुलिस सुस्त है। शिक्षा और भिक्षा के लिए काकादेव मशहूर है। आप दोनों की शादी हो, बच्चे हों, ये बोलने के लिए मॉल के सामने भीड़ भरपूर है। रेलवे स्टेशन से कहानी की शुरुआत करते हैं, और इसका रंग लाल क्यों है इस पर थोड़ा सा वार्तालाप करते हैं। हर कनपुरिये की इसके पीछे की अपनी कहानी है। मान गए तो अच्छी बात, नहीं तो गुटखा थूक के बताना यहाँ की निशानी है। घंटा घर की घड़ी का चलना आज भी रहस्यमय कहानी है। टेम्पो वालों का 3 बोल के 4 बैठालना धंधा खानदानी है। अब शब्दों का संग्रह भी यहाँ खुद का मिलता है। बाहर के शब्दों का प्रयोग यहाँ बदजुबानी है। बाहर के शब्दों का प्रयोग यहाँ बदजुबानी है। न्यूटन के सारे नियम यहाँ फेल हो जाते हैं। मजाक मजाक में यहाँ खेल हो जाते हैं। हर गली में हर बच्चे का भोकाल होता है। पान मसाले के अलावा भी यहाँ कई चीज़ों का व्यापार होता है। यहाँ की भाषा में एक अलग सी मिठास है। बातें बोलते समय, करते समय कब आपकी इज्जत उतर जाए इसका भी अपना इतिहास है। ये शहर अपनी आदतों से मजबूर है। एक समय तो ये पूर्व का मैनचेस्टर था, लेकिन आज ये कानपुर है। 1857 की क्रांति कह लो या लाल इमली का कपड़ा सब मशहूर था। जिस इतिहास को वर्तमान न बदल पाया उस जगह का नाम कानपुर था। जिस इतिहास को वर्तमान न बदल पाया उस जगह का नाम कानपुर था। वाह 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 भाई, वाह 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 वाह। जो तुमने पूरे कानपुर को ऐसे कुछ शब्दों में समराइज किया है ना यार, ये मुझे यही पोएट्री की ताकत है। हाँ,
इस बात को कहने में अगर हम नॉर्मल कहते तो शायद आधा पौना घंटा लग जाता तुम्हें ये बताने में कि क्या है कानपुर, क्यों है कानपुर। जो तुमने वो 1.5 मिनट के अंदर बता दिया भाई, वाह, मजा आ गया भाई। बहुत आभार भाई, बहुत आभार। ये जो तुमने बोला कि मैनचेस्टर था, पूर्व का मैनचेस्टर, कि क्या कहानी है, मतलब क्या क्या कुछ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या रही है कानपुर? कानपुर एक इंडस्ट्रियल एरिया रहा है। कानपुर में मिलें, मतलब एक टाइम पे आयात निर्यात का बहुत बड़ा जगह था कानपुर। इंपोर्ट हाँ, एक्सपोर्ट, ठीक है। मतलब कपड़े और जितनी मिलें थी, लाल इमली आज भी है वहाँ पे, बट अभी चलती नहीं है। तो लाल इमली क्या है भाई? मतलब मील है बेसिकली, कपड़ा मील थी। अच्छा, कपड़ा का नाम लाल इमली था? हाँ, लाल इमली। और मतलब यही इतिहास है, तो उस समय उसको पूर्व का मैनचेस्टर कहते थे। बट धीरे धीरे समय में बदलाव आया और चीज़ें थोड़ी सी यहाँ से हटती गई। अभी भी चमड़ा के लिए कानपुर फेमस है। आप जाओगे कि मतलब इंडस्ट्रियल एरिया अभी भी कानपुर का एक पार्ट है, कि आपको इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे मिलेंगी। और समय के साथ थोड़ा सा किसी स्तर पे ध्यान नहीं दिया गया। आप उसको राजनीतिक भी कह सकते हो कि हाँ, समय के साथ ध्यान नहीं दिया गया, तो उस उतना ध्यान वजह नहीं से हो थोड़ा। पाया। लेकिन हाँ, अभी फिर से ध्यान दिया जाने लगा है। तो अभी कानपुर में मेट्रो भी आ गई है। अरे वाह। हाँ, सो कानपुरिज्म, मतलब मेट्रो में चलते हैं अपन वहाँ पे। भाई तो ये बीजेपी सरकार आने से मतलब कानपुर का सच में विकास हुआ है थोड़े से? मैं स्पेसिफिक नहीं होता किसी पार्टी विशेष के लिए, लेकिन हाँ, जो भी वर्तमान समय में थे और पिछले भी थे, उन्होंने भी थोड़ा विकास किया, इन्होंने भी विकास किया। तो इट्स अ काइंड ऑफ कंबाइंड गेम, मिला जुला प्रयास था और उस प्रयास का फ़ायदा कानपुर को मिला। अच्छा, धीरे धीरे जो भी सरकार आई उन्होंने कानपुर पे फोकस किया है और उधर पे डेवलपमेंट हुआ है। तो लखनऊ तो काफी बेहतर हो गया है, हाँ, कानपुर की बारी हाँ, कायदे लखनऊ से जुड़ा हुआ कानपुर है, तो लखनऊ बेटर हुआ है। तो समर कानपुर को भी, आप कानपुर के ऊपर भी ध्यान गया लोगों का, तो कानपुर के ऊपर भी काम होना शुरू हुआ। और हाईवे भी बेटर हो गया, अभी हाईवे पे बहुत काम नहीं, हुआ है। तो हाईवे बेटर हुए हैं, नो डाउट। अभी पहले हम लोग दिल्ली से कानपुर जाते थे, तो वही यमुना एक्सप्रेस पकड़ा और वहाँ पहुँचे। लेकिन फिर वहाँ से हमको समय लगता था कि अगर आपको मेन कानपुर जाना है, कि कल्याणपुर होते हुए आपको गुरुदेव होते हुए काकादेव जाना है, तो वो आपको जो था ना, कन्नौज वाला रास्ता एक होता है वहाँ पे, वो थोड़ा सा। लेकिन अभी तो उधर भी चमका दिया भाई, NH बन गया, तो बस बिल्कुल सपाट सीधे चौथे में गाड़ी डालो और दबाते हुए चले आप। यार ये काफी बेटर हो गया है, मतलब लाइक लाइफ इज गेटिंग बेटर यार। देश तरक्की तो कर रहा है भाई, इट्स इन द पॉजिटिव डायरेक्शन इन दैट वे बाय डेवलपमेंट वाइज, इट्स गुड। अभी तुमने जब आप कानपुर की बात बता रहे थे तो तुमने मुझे बताया कि यार तुमने अपना स्कूलिंग और कॉलेज, जो आई थिंक तुमने वहाँ पे इंजीनियरिंग की है, राइट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो वो वहीं से कानपुर से किया। उसके बाद तुम दिल्ली आए, तो कैसा था भाई वहाँ पे कॉलेज? हाउ वाज द कॉलेज लाइफ भाई? जैसे अपन देहरादून से कॉलेज करके आया है, वहाँ का बता, तुम बताओ ना वहाँ की कॉलेज लाइफ कैसी थी भाई? और घर से ही जाना आना होता था या फिर हॉस्टल में रहे? देखो, सबसे पहले अपनी स्कूलिंग हुई विद्या मंदिर से, ठीक है। विद्या मंदिर से हमारी स्कूलिंग हुई। कोएड या लौंडो लौंडो वाला? लौंडो लौंडो वाला, सारे लड़के भाई, ठीक है। तो विद्या मंदिर से अपनी स्कूलिंग हुई। कैसा होता है लौंडो के बीच रहना भाई, ये बताओ भाई। बहुत मज़ेदार होता है, बहुत ज़बरदस्त होता है। मित्रता नेक्स्ट स्तर पे होती है। मतलब मित्रता कोई स्तर ही डिफाइन नहीं है, अनंत काल तक मित्रता वाला स्तर है वो। मतलब लड़के लड़के वाला तो ऐसा है कि मतलब अभी भी हमारे स्कूल टाइम के ही दोस्त हैं, कॉलेज टाइम के भी दोस्त हैं, लेकिन स्कूल टाइम के ज़्यादा दोस्त हैं। मेरे स्कूल टाइम के दोस्तों में निकालोगे, मतलब हमारा 4 का ग्रुप तो ऐसा है जो हम क्लास 6 से पढ़ रहे थे और अभी तक, मतलब बहुत लंबी जर्नी है। 4 में से मतलब 14 मैं हूँ, 3 राहुल हो गया, प्रत्यूष हो गया और सुधांशु हो गया। ये 3 ऐसे हैं जो मतलब तब से हम अब तक साथ में हैं। और मतलब इतनी लंबी जर्नी, मतलब हम सब डिफरेंट कॉलेज से सब कुछ किया हमने, लेकिन उसके बाद भी जो हमारा जुड़ाव था वो कम नहीं हुआ। और उसका एकमात्र रीज़न स्कूल। तो स्कूल जो होता है वो सबसे मेन होता है मेरे हिसाब से, कि स्कूलिंग आपके कहाँ से हुई ये बहुत मैटर करता है। और अपन विद्या मंदिर से पढ़े, और विद्या मंदिर का तो माहौल ही अपने आप में बहुत अच्छा होता है। मतलब मेरे को स्कूल से बहुत ज़्यादा प्यार है। ये हिंदी मीडियम स्कूल है? हिंदी मीडियम, प्योर यूपी बोर्ड स्कूल, हिंदी मीडियम। गणित की 6 किताबें, केमिस्ट्री 6 किताबें। हमारी टोटल 6 किताबें थी भाई। CBSE में क्या तुम्हें गणित कितनी क्या बढ़ा दी भाई
हमारे यहाँ सब हर एक बेसिकली हर एक जैसे जो तुमने चैप्टर पढ़े होंगे ना, हमारे यहाँ वो चैप्टर बुक्स थे, ठीक है। तो 6 किताबें, सामान्य नहीं है, कठिन होता है, पढ़ना बहुत पड़ता है। वहाँ का सामान्य औसत बच्चा भी कुछ जगहों के जो हाईएस्ट बच्चे हैं, मेरा ऐसा सोचना है। और बड़ा खेले कूदे वहाँ पे, स्पोर्ट्स टीचर वहाँ के इतने, मतलब हमारे यहाँ से नेशनल स्टेट खेलते हैं बच्चे। मेरा जो स्कूल है जैन एंड विद्या मंदिर, नेशनल स्टेट ईजिली खेल जाते हैं, मतलब क्योंकि वहाँ स्पोर्ट्स का बहुत अच्छा है। मतलब जो हमारे टीचर हैं वहाँ के स्पोर्ट्स टीचर, वो बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, और बहुत हमारे यहाँ मतलब स्पोर्ट्स को पुश किया जाता है स्कूल में। तो खेला कूदा, पढ़े लिखे, स्कूल से जो जुड़ा हो रहा है, सुबह वंदना करना, शाम को निकलते समय राष्ट्रगान करना, बीच में भोजन मंत्र करके खाना खाना, ये एक मतलब आपकी दिनचर्या का पार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद हम पहुंचे कॉलेज। ये खाने का जो मंत्र होता है कौन सा है? सहना भवतु। ओम सहना भवतु सहनो भवतु सह वीर्यम करवावहे तेजस्विनामहि नमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हाँ, मैंने ये 5वीं तक सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़ा है ना, तो ये वाले जो प्रार्थना है और आखिरी में नाष्ट्रगान, ये हमारे उसका भी पार्ट रहा है, तो ये मैं रिलेट कर पा रहा हूँ उससे। तो ये बताओ कि मतलब वहाँ पे स्टेट वगैरह में खेलना, नेशनल में खेल लेना आम बात है? कैसे आम बात नहीं है, मतलब आप मेहनत करते हो, वहाँ के बच्चों में भी वो चीज़ है ना। मतलब हम लोग इतना, ये कह लो कि शायद अपने सीनियर को हमने देखा तो हम प्रोत्साहित हो गए इससे। मतलब वहाँ माहौल स्पोर्ट्स का है। सुबह ग्राउंड में 7:30 बजे इकट्ठा होना, 7:30 बजे हम इकट्ठे हो जाते थे। उसके बाद एक कोने में बास्केट चल रही है, एक में वॉलीबॉल चल रही है, इधर कबड्डी फेंकी जा रही है, इधर बच्चे वॉलीबॉल के लिए फिंगरिंग सीख रहे हैं। तो मतलब दिस इज़ द काइंड ऑफ थिंग कि वहाँ पे ये चीज़ें होती हैं, और वहाँ पे इन चीज़ों की तरफ ध्यान भी दिया जाता है। क्योंकि वो वाली जो था ना कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे, तो वो वाला चीज़ नहीं है। स्पोर्ट्स के ऊपर करा बहुत अच्छा, मतलब, और मेरा मानना है कि स्पोर्ट्स करने से ना कॉन्फिडेंस बहुत आता है। इफ़ यू आर अ पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स, तुम्हारा कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे होगा। आप जाते हो, फिटनेस बढ़ गई तो यू आर मोर कॉन्फिडेंट। हारना जीतना इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। हार जीत तो पार्ट होती है गेम का, लेकिन आपने वो गेम खेला कहीं दूसरी स्कूल में जाके, किसी दूसरे मंडल में जाके, किसी दूसरे ज़िले में जाके, आपके वहाँ के बच्चों से कम्पीट किया, आपने और बच्चों से मिले, आपने वहाँ के माहौल को देखा। ये सारी चीज़ें आपको कुछ ना कुछ सिखाती हैं। अनुभव आपको बड़ा बनाता है हर समय। अगर आपको अनुभव बचपन से ही मिलने लगे तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। एक समय अंतराल के बाद अनुभव मिलना और एक समय से पहले अनुभव मिलना, दोनों ही अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो पहली बात तो यू आर अ स्पोर्ट्समैन। सेकेंडरी, आप जाते हो वहाँ पे, वहाँ बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, नए मित्र बनते हैं। हाँ, पहली बार खेलने गए थे, कुछ टेक्निक ख़राब थी, दूसरी बार गए, दूसरे लोगों को देखा, वो चीज़ अच्छी हुई, दूसरी बार तुमने वो चीज़ इंप्लीमेंट करी। सो सीखना एक नॉन एंडिंग प्रोसेस है हर एक फेज़ में। मतलब लर्निंग इज़ अ नॉन एंडिंग प्रोसेस, कि सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए, ये अनंत काल तक चलने वाली। आज के दौर में भी हम नौकरी करते हैं, रोज़ कुछ नया आ रहा है मार्केट में, हम सीख रहे हैं, तो सीखना तो चलता रहेगा। आप पॉडकास्ट कर रहे हो, आपका एक पॉडकास्ट में आपने कुछ चीज़ें सीखी, आप दूसरे में इम्प्लीमेंट कर देते हो। हम पोइट्री में ये होता है कि हाँ इस बार ठहराव के साथ बोलेंगे, अगली बार तेज बोल गए थे। तो हम सीख तो हर एक लेवल पे रहे, मतलब हर एक क्षण पे, कि हाँ कोई ना कोई हमको कुछ सिखा के जा रहा है। आज भी हम ये बातें कर रहे हैं, शायद आखिरी जब हम उठेंगे तो हमारा कुछ ना कुछ एक दूसरे के लिए कुछ पॉइंट्स होंगे। तो हाँ भाई, काफी कुछ कानपुर के बारे में इतना तुमने बता दिया, आई डिडंट नो दैट। अभी मुझे ये भी नहीं पता था कि भाई एक टाइम पे तुम ग्राउंड में 7:30 बजे एग्जैक्ट पहुंच जाते थे। है ना, हाँ, इसके लिए एक समय था तुम समय पे पहुंचते थे। सही है बाबा, अच्छा खेले तुम। तो भाई गुड। अब यार ये बता कि स्कूल तुम्हारा हो गया हिंदी मीडियम, अब मैं सोचा हिंदी मीडियम की पढ़ाई एकदम बढ़िया होती है, सॉलिड है, बढ़िया फाउंडेशन है। अब उसके बाद तुम गए इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी, अब आ गया एकदम इलेक्ट्रॉनिक्स। और ये तो अपनी मतलब अब उसके बाद क्या हुआ, स्पोर्ट्स खेल लिए स्कूल में, फिर बीच में 1 साल गैप रहा, तो उस 1 साल में हमने ज्वाइन किया है कॉलेज, और वहाँ पे हमने यूनिवर्सिटी भी खेली। फिर खेल खेल के हो गया कि मतलब अभी थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ, फिर हमने इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन किया। अब इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन करने के बाद जब तुम ज़्यादा खेल कूद लिए हो ना, थोड़ा बहुत ना, तो मतलब ऊपर से यू आर फ्रॉम यूपी बोर्ड, तो वहाँ पे जो तुम्हारे स्कूल में वेग होता था
वो वहाँ कॉलेज में वेलोसिटी कह रहे थे लोग उसको, जो यहाँ पे द्रव्यमान होता था वहाँ पे लोग उसे मास कह रहे थे, जो यहाँ त्वरण होता था वहाँ उसे लोग एक्सेलरेशन कह रहे थे। तो तुम्हें भाषा का थोड़ा सा बदलाव मिला, उसके साथ तुमने द्वंद्व करना शुरू किया, क्योंकि अपन तो हैं स्पोर्ट्समैन और योद्धा ही रहते हैं हम लोग, तो युद्ध लड़ते रहना चाहिए। तो हाँ लड़े, फिर उसके बाद चीज़ें हुई। वो भी तुम्हारे टफ था ही यार, हिंदी मीडियम से इंग्लिश। आई कैन वेरी मच रिलेट कि सरस्वती शिशु मंदिर से मैं तो 5वीं में हट गया था, कि मतलब वो अपना स्कूल भी 5वीं तक था। तो जैसे ही वो स्कूल खत्म हुआ, अपन वहाँ के टॉपर एकदम, समझ रहे हो ना, 5वीं में लौंडे ने पूरा ऐसे सारे स्कूलों में टॉप कर लिया है। अब हम पहुंचे उसके बाद अंग्रेजी मीडियम में। हमने बोला कि अब डिसाइड, घर वालों को भी लगा कि यार इंग्लिश मीडियम में डाला जाए, अंग्रेजी आनी चाहिए आज के ज़माने में। अब वहाँ पहुंचे तो भाई एकदम तोते फ्यूज, समझो, मतलब कि यार हमसे अपना टाइम टेबल नहीं लगाया जा रहा। 5वीं का टॉपर अपना टाइम टेबल नहीं लगा पा रहा है। एक दिन भाई मैंने किसी लौंडे से, हम लोग ऐसे काम वाम कर रहे थे, तो कुछ ऐसा था कि मैथ्स में अपना ज्योमेट्री टाइप का कुछ काम वाम कर रहे थे। हमने अगले से बोला भाई चांदा दे दे। वो बोला भाई चांदा क्या होता है? मैंने कहा ये जो तेरे हाथ में साले वो चांदा दे दे। वो कति हंस दिया, 4 लौंडों को और बताए चांदा कह रहा है इसको, प्रोटेक्टर को चांदा बोल रहा है ये। वो ज्यामिति बॉक्स जो होता था उसके अंदर जो प्रकाश होता था उसका कितना प्रयोग किया हम लोगों ने। हाँ भाई, मैं एक मुहा प्रकार, 2 मुहे प्रकार है ना। अब वो तो मैंने बोला नहीं भाई, वे लोग तो कंपस चिल्ला रहे थे। तो इट वाज लाइक मेरे लिए इट बिकेम अ वेरी ह्यूज चेंज इन कल्चर। तो जिसकी वजह से मेरे को काफी लंबे टाइम तक, लाइक आई वुड से टिल 12th आई हैड अ वेरी ह्यूज इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। द रीजन बीइंग कि यार मेरे को लगता था कि ये जो अंग्रेजी वाले चूचपड़ वाले जहाँ पे मैं पहुंच गया हूँ, आई डोंट बिलोंग हियर। आई फेल्ट इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि बाबा तुम्हारे साथ भी ये हुआ कि, क्योंकि तुम तो 12वीं के बाद गए हो भाई, ये तो और बड़ी बात हो गई है हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम। बिल्कुल यार भाई, मतलब जो चीज़ तुम बोल रहे हो ना बिल्कुल सही है। कोई भी ऐसा बोलेगा कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुआ तो मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि आप एक टोटली डिफरेंट माहौल में थे। अब वहाँ पहुँचे हो, वहाँ पे टोटली डिफरेंट है। मतलब लड़कों के बीच में पढ़ रहे थे और गुरु जी को आचार्य जी, जितनी भी वहाँ टीचर्स थी, लेडीज़ टीचर, उनको दीदी जी। दिन में सबसे पहले जाके गुरु जी के पैर छूना, और आप एक मतलब अलग माहौल में थे। और मैं नहीं कहता कि मतलब वो चीज़ तो आज के टाइम से मिसिंग है, वो तो चीज़ अब हो ही नहीं रही है। हम लोगों ने वो चीज़, मतलब नहीं होता है कि वो टाइम अलग था। लेकिन हाँ, फिर उसके बाद हम कॉलेज पहुँचते हैं और कॉलेज में देखते हैं बिल्कुल डिफरेंट। जहाँ हम लोगों को सुबह आदत थी कि सबसे पहले जाएंगे क्लास में, जूते उतारेंगे और इसके बाद सभागार पहुँचेंगे। वहाँ पे पहला गीत जो होता था कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है, भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है। तो इस गीत को हम लोग गुनगुनाते थे। इसके बाद हम लोग वंदना होती थी वो करते थे। तो आप इस माहौल को उस वाले की आप गए हो डायरेक्टली क्लास में, और क्लास में एक दैट एनवायरनमेंट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम योर स्कूल एनवायरनमेंट। तो वो चीज़, दूसरी चीज़ जो आप बोले हिंदी इंग्लिश वाला, वो चीज़ तो होगी, ऑब्वियस होगी। तो मेरा तो क्या था, मतलब एक टाइम का मैं बताऊं कि मतलब जैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं ना, तो अपन ना यूनिट देख के पता लगाते थे ये क्या है, कि उसके आगे यूनिट लिखी होती है ना, तो यूनिट तो आपको पता है कि द्रव्यमान की यूनिट क्या है या एक्सेलरेशन या त्वरण की यूनिट क्या है, तो आप यूनिट देख के पता लगा लोगे। तो एक टाइम तो ऐसे गुजारा, वो बीच बीच में से तरीके निकाले जा रहे थे बचने वाले कि कैसे बचा जा सकता है इन चीज़ों से। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे आप, सिंपल सी चीज़ है, सीखना तो वो है कि आप सीख ही जाओगे अगर आप सीखना चाहो। तो फिर सीख गया थोड़े दिन में। तो वर यू फेमस इन कॉलेज? नो, आई एम नॉट अ वेरी फेमस पर्सनालिटी इन कॉलेज। गुड, एंड यू आर फेमस इन स्कूल, आई एम श्योर। हाँ, तो एक तो मेजर डिफरेंस ये बोलना भूल गए कॉलेज में, यहाँ लड़कियां थी। समझ रहे हो? अब तुम्हें दूसरा जेंडर भी देखने को मिल रहा है। हाँ, क्लास में खुशबू आ रही है परफ्यूम की। हाँ, ये वाली चीज थी। हाँ, ये भी डिफरेंस, ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस था भाई। क्योंकि अपन तो वही, और हाँ कॉलेज में भी ये सिंपल यही रहा अपन की, लड़कों के साथ ही अपना रहा, क्योंकि वो चीज़ ही नहीं थी ना। वो थोड़ा बहुत मतलब फिर तो बातचीत होने लगती है, दोस्त बन जाते हैं आपके, लेकिन वो एक मेजर ग्रुप रहा कॉलेज में भी। कॉलेज में मेरे मतलब
3 की सीट थी, हम 3 लोग बैठते थे, एक वासुदेव और एक शोभित, और हम तीनों सालों साल बैठे रहे सालों साल बैठे रहे, मतलब कोई मतलब नहीं। चौथी सीट उसी के पास लगी होती थी, उसमें कोई भी आके बैठ जाता था, लेकिन हम तीनों की सीट नहीं बदलती थी। तो वही वाली चीज़ की मतलब जैसा स्कूल में चलता आ रहा था, स्कूल में भी एक सीट फिक्स थी, चाहे आगे के बच्चे आए या ना आए, हम बैठेंगे पीछे से तीसरी के कोने वाली सीट पे। तो जब टीचर आता था, कभी कभार हो जाता था ना, बारिश हो गई, कोई बच्चे नहीं आए, तो पूरा क्लास खाली पड़ा हुआ है, उसके बीच में सिर्फ 10-12 लोग हैं, लेकिन वो 10-12 अपनी सीटें पिक करके बैठे हुए हैं कि ये मेरी तीसरे से पीछे से तीसरी वाली है, कोई आगे से चौथी पे बैठा हुआ है, नहीं उसे पहली पे नहीं बैठने वाला बंदा आया तो नहीं बैठेगा। ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि लॉन्डो में कि भाई ठीक है, अपन एक कंफर्ट लेवल बना लेते हैं, उसी में अपन रहते हैं। त्रिमूर्ति, वासुदेव, शोभित और विराट। उधर भी 3 थे, चौथा मैं था स्कूल में भी, तो ये रहा अपना दोनों जगह। तो अब बाबा तुमने यहाँ पे अपना कॉलेज कर लिया है, तुमने सही से कर लिया, थोड़ी अंग्रेजी भी सीख लिया, पास हो गए हो। 4 साल में पास हो गए थे ना? हाँ 4 साल में पास हो गया था, विद सम गुड परसेंटेज इन यूपीटीयू। बड़ी बात है, बड़ी बात है। एक तो तुम यूपीटीयू के कॉलेज में घुस पाए, वो भी बड़ी बात है। ये स्पोर्ट्स कोटा या फिर? नहीं, इसमें मतलब यूपीटीयू का पेपर दो और काउंसलिंग के लिए जाओ, आपको मिल जाता है। कितनी आई थी रैंक तुम्हारी? अब इस समय तो मेरे को याद भी नहीं, इतने पेपर दिए थे उस समय, लेकिन हाँ डायरेक्टली अपन एक टाइम पीरियड के बाद गए थे, अपन ने करना नहीं था, बट आफ्टर सम टाइम फिर हमने कहा कि चलो, क्योंकि आपको एक टाइम पीरियड बाद चीज़ें आप उस समय तक वो कर रहे होते हैं कि हाँ अभी ये होगा, अभी ये होगा, अभी ये होगा, फिर आखिरी में आपने कहा कि चलो ठीक है। कानपुर में तो देखो 2 ही चीज़ें फेमस हैं कॉलेज में, एक है आईटी कानपुर, जो कि आईटी वन ऑफ द बेस्ट आईटी है ना, दूसरा पीएसआईटी। ठीक है, तो हमने चुना पीएसआईटी, हमने कहा पीएसआईटी चलते हैं। चुना नहीं, हमसे निकला पीएसआईटी। हाँ, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं थे, भाई। आखिरी में हम तो मतलब ये सोचे कि वहाँ पे पहुँचे तो एडमिशन लेने के लिए पहुँचे, तो जैसे बच्चे ना, दे आर वेरी मच रेडी फ्रॉम क्लास 11th एंड 12th दैट वी वांट टू हमें इंजीनियरिंग ही करनी है, हम इसी में ही जाएंगे। लेकिन अब क्या, आप हो स्पोर्ट्स फील्ड से, आपको नहीं पता था, आपको तो दूसरे ही आपके सपने चल रहे थे दिमाग में कि हाँ यार इस लेवल तक खेल जाना है, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद वो, तो वो वाली चीज़ें अपनी पूरी नहीं हुई। बट हाँ अल्टीमेटली फिर वही वाली बात, अपन योद्धा हैं तो योद्धा रहना पड़ेगा। आखिरी में हमने कहा कि युद्ध का मैदान बदलते हैं, नए सिरे से युद्ध शुरू करते हैं। बस हाँ, युद्ध छोड़ के नहीं भागना है, और युद्ध में वीर गति, वो मतलब युद्ध छोड़ के नहीं भागना है, और युद्ध में कायर सिद्ध नहीं होना है। युद्ध लड़ना है, लड़ते लड़ते मर जाओ तो वीर गति को प्राप्त हो जाओ, लेकिन कोई ये ना है कि यार युद्ध छोड़ के भाग गया, कायर था। तो अपन है योद्धा। अच्छा, तुम कहीं पे बीच फाइट छोड़ के कभी नहीं? करा, अगर शुरू कर दिया तो फिर पूरा करो, और अगर नहीं है तो फिर ठीक है, वो तुम्हारा इंटरेस्ट ही नहीं था, तुम नहीं करे जाके ना। वो आखिरी में तुम गए हो तो तुम बहुत कुछ सोच के गए होगे ना कि अभी मेरा हो चला इधर से, अभी मेरे को कुछ दूसरा देखना है, और उसके अंदर पहुंचे। वो एक नई जंग थी, लड़े अपन। और हाँ यार, सिंपल सी चीज़ है, बहुत लोगों की ऐसी, जो मैं बोल रहा हूँ या जो मेरे विचार हैं, बहुत लोगों के ऐसे होते हैं, लेकिन वही है, हर एक का अपना अपना सफ़र है, कौन कैसे सफ़र तय करता है। हम और आज आप बैठे हैं तो मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ। बहुत लोग सीधे सीधे कहेंगे अरे यार ये तो मेरे साथ भी हुआ था, ये दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग। अरे भाई, जिंदगी सबकी बहुत कॉमन है यार, ब्यूटी यही है जिंदगी की, बहुत अलग है और बहुत सिमिलर है। तुम और हम बहुत अलग बैकग्राउंड से आते हैं, बहुत कुछ अलग है, बट कोर में ना जो महसूस किया, अब जैसे मैंने बताया कि भाई अपन हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आए, हम क्लास 5th में आए और हमने वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस किया। तुमने बोला हमने भी किया, तो वो हो गया ना, इमोशन सेम होता है भाई, हम लोग इमोशन तो सेम ही फील करेंगे ना एज अ ह्यूमन। इमोशन मेरे को पता, जो बाबा अभी सुन रहे हैं वो भी यही फील कर रहे होंगे भाई, उनको भी समझ में आ रहा होगा कि बाबा मेरे साथ भी हो, तो इमोशन सेम होता है यार। अरे जो हमारी पब्लिक है ना यार, सिंपल सी चीज़ है, उसे ना कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें वैसे भी नहीं, क्योंकि अपन जहाँ से आते हैं सामान्य उससे, तो वो चीज़ें जहाँ से रिलेट होंगी वो सामान्य उसी से ही होंगी ना। अब हमने तो कोई बहुत अपना कोई वाला कहानी नहीं है कि मतलब हाँ अपन ये वो आग लगा दी, ऐसा नहीं है भाई। सामान्य चिंगारियां लगा लेते हैं, देखो हाँ, चिंगारी आग बन जाए वो अलग बात। ऐसे दिए की तरह जलते रहते हैं अपन भी, ऐसा ना वाले 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 बुझे। बिल्कुल 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 यार। वो तो देखो, तुम्हारी कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुई, नहीं,
ठीक है, अब तुम उसके बाद तुमने सोचा कि यार अब कानपुर छोड़ते हैं, इधर तो हो नहीं रहा हम्म। कुछ, एंड तुम दिल्ली आ गए, यही किया था ना, मतलब लाइक यार सिंपल सी चीज़ है भाई, एक टाइम पीरियड पे आप कुछ नहीं सोचते हो, सब चीज़ें मम्मी पापा सोच रहे होते हैं, घर वाले सोच रहे होते हैं, कहाँ पढ़ाना है, क्या लिखाना है, फिर उसके बाद स्कूल के बाद क्या कराना है, सब चीज़ें वो सोच रहे होते हैं। और आप वो जो सोच रहे होते हैं वो आपसे आपकी राय भी मांगते रहते हैं, और आप उस राय के साथ कहीं बीच का एक रास्ता निकाल के आप दोनों उसमें चल रहे होते हो साथ में, ठीक है। उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे कि वो इतने बीच में ये रास्ता वो इसलिए तय कर रहे हैं कि इस रास्ते के एक समय बाद एक मंजिल आएगी जिस पे वो संतुष्ट फील करेंगे और आप भी संतुष्ट फील करोगे, और वो मंजिल आनी है। अब सिंपल सी चीज़ है, आप कॉलेज में हो, कॉलेज में आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ। अब ये प्लेसमेंट ना होना ना बहुत मतलब एक तरीके से कह लो कि दिक्कत क्या है, या तो किसी का नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, सामान सा ह्यूमन नेचर भाई, 3 इडियट वाला कि दोस्त हाँ, फेल हो जाए तो बुरा लगता है, बट फर्स्ट आ जाए तो और बुरा लगता है, ठीक है। तो किसी का नहीं होता प्लेसमेंट, किसी का नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर उनमें से कुछ का हो रहा है तो तुमको लगता है यू आर अ लूजर, समवेयर आपके दिमाग में आता है कि यार आई एम नॉट कैपेबल इनफ। फिर अपन ने सोचा कि चलो यहाँ से निकलते हैं, ऐसा थोड़ी है कि मतलब एक गाड़ी छूट गई तो इसके बाद गाड़ियाँ ही नहीं चलेंगी, योद्धा। हाँ, योद्धा अपन। तो अपन ने कहा कि चलो इधर से इधर निकलते हैं और इधर आते हैं, दिल्ली आते हैं। अब दिल्ली आने के बाद जो, क्योंकि वही वाली बात ना, अभी कानपुर की बात हुई ना, तो 24 साल तो गुरु तुमने कानपुर में गुजारे हैं, वो भी अपने घर में, वो भी माँ बाप के संरक्षण में। उसके बाद निकले हो तुम बिल्कुल अकेले। अब जो एक हार्श सच्चाई है सोसाइटी की, वो चीज़ें तुम्हें दिखनी धीरे धीरे शुरू होती है कि अब मतलब थोड़ा तो आमना सामना डायरेक्टली हो रहा है। इससे पहले भी हो रहा था, लेकिन बीच में ना कोई एक शील्ड आ जाती थी घर वाली, तो ना पूरा आप आंखें मिला नहीं पाते थे उससे। अभी क्या है, आमना सामना हो रहा है, आमने सामने कि ये बेटा जीवन, अब जियो, ढूंढो नौकरी। अब नौकरी ढूंढना शुरू किया यार। तो देखो यार, बहुत सारे लोगों का ये मानना होगा, बहुत सारे लोग रिलेट कर जाएंगे। क्या सबसे पहली नौकरी मैंने जो थी, मैं गया एक इंटरव्यू देने बीपीओ का, तो अंदर घुसते एक बहुत सारी भीड़ जो कि बैठी हुई आपका इंतजार कर रही थी, ऐसा लगा। फिर हम दोनों एक दूसरे से मिले तो हमें लगा हम एक ही ताली के चट्टे बट्टे हैं, वो भी ऐसे ही परेशान है जैसे हम परेशान हैं। तो फिर उनके चेहरे पे एक आशा थी, हमारे चेहरे पे भी एक आशा थी। उस कमरे में जाने के पहले तक, उस कमरे में जाने के बाद जो निकल रहे थे, कुछ के पास आशा बची हुई थी, कुछ की आशा निराशा में बदल गई थी, ठीक है। तो अंदर पहुंचा उस कमरे के, तो उन्होंने एक शीट दे दी और वो 4-4 के उसमें बुला रहे थे, और चारों से ना वही शीट पढ़वा रहे थे। तो उसका पहला शब्द था जीशान। हमने बोला जीशान, बोले आउट। रोक दिया, बोले आउट। तो हमने पूछा मतलब क्या भाई, क्या दिक्कत है, काहे बार कर रहे हो? बोले एमटीआई इशू। हमने कहा पता ही नहीं है ये क्या होता है, और वहाँ पूछा तो लगा बेइज्जती होगा पूछने पे। बाहर आए, मोबाइल खोला तो एमटीआई इशू दिखा, मदर टंग इन्फ्लुएंस। वो नहीं होता है कि जीभ को थोड़ा सा ऊपर छूना चाहिए, जीशान, जीशान नहीं, जीशान, जीशान। है। तो वो कुछ ऐसा चाह रहे थे। तो हमने लगा यार ये भी सबसे बड़ा दिक्कत, अंग्रेजी भी दिक्कत, क्योंकि अपन आंग्ल भाषा में थोड़ी सी पकड़ कमज़ोर रखते हैं, हिंदी भाषा में ठीक रखते हैं क्योंकि हिंदी अच्छी लगी। लेकिन हमने कहा ऐसे चलेगा नहीं, क्योंकि हाँ जिस जगह गए हो, जैसा देश वैसा भेष करना ही पड़ेगा। तो अंग्रेजी की जद्दोजहद शुरू हुई, इंटरव्यू देने की प्रक्रिया निरंतर चलती रही। उसी बीच में एक निकला, वहाँ पे हमने काम किया। उन्होंने कुछ देखा होगा, ठीक है, वहाँ पहुँचे। फिर वही वाली बात जो शुरुआती दौर में हुई थी कि सीखना एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो जब आप बाहर के लोगों से बात कर रहे होते हो, या जब आप फ्लोर पे अपने से कुछ अच्छा करते देख रहे होते हो लोगों को, तो आप ना उन चीज़ों को लेने का कोशिश करते हो, यार मेरे को भी ये करना है। भले तुम्हें वो नहीं होता है शीशे के सामने आधे घंटे बात करनी पड़े इंग्लिश में, अपनी आंखों में आंखें डाल के, है ना। कोशिश करी जाए कि यार थोड़ा सा अंग्रेजी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, थोड़ा सा कोशिश करी जाए कि यार तौलिए को ना हम टाल बोलेंगे और चम्मच को ना हम स्पून बोलेंगे।
छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी चीजें मतलब कंघी को कम बोलेंगे। हाँ, एक सेंटेंस में हम सारे वर्ड इंग्लिश कर देंगे, बीच में जोड़ने की जो जगह रह जाएगी वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब होगी, वो हम सीख लेंगे और सेंटेंस पूरा ऐसे। तो इसी प्रक्रिया के तहत गुजरते रहे। थोड़ा देर में ठीक हो गया मामला। फिर थोड़े दिन बाद मोह भंग हो गया वहां से कि यार ये नहीं करना है। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि, लेकिन होता है आपको कुछ चीजें नहीं अच्छी लगती, मन उड़ गया, मन उड़ गया, मोह भंग हो गया। हमने कहा कुछ दूसरा करेंगे। एक हमारे मित्र थे मोहित मिश्रा, उन्होंने रात को कॉल करी, बोले लखनऊ में, कानपुर लखनऊ पास में। तो बोले यार बाबा इधर आ जाओ, और इधर एक जॉब है। अरे किस चीज़ की है? बोले आओ, ये नहीं है जो तुम कर रहे हो। हमने कहा ठीक है, यही तो नहीं करना है जो हम कर रहे हैं, बाकी कोई भी होगी तो कर लेंगे। तो अपन निकल गए रात को, वहाँ रोडवेज वाली बस पकड़ी, 420 रुपये किराया था, 420 था, 418 ऐसे ही था। और सुबह पहुँच गए, और बैग में सिर्फ पड़ा हुआ था भाई एक लैपटॉप और जस्ट कुछ बॉक्सेस वॉक्सेस। वहाँ पहुँचे, इंटरव्यू दिया जाके। तो इंटरव्यू में उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं। उन्हें मैंने बताया यहाँ काम किया हुआ है। वो जॉब थी बेसिकली बिडिंग की, तुमको बिड करना है बेसिकली। वो जितने भी बाहर के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कुछ फ्रीलांसिंग साइट्स होती हैं जिसके ऊपर वो गिरते हैं, जैसे PPH हो गई, वर्क एंड हायर हो गई, इलायंस हो गई या अपवर्क हो गई। इन पे वो अपने प्रोजेक्ट वो करते हैं। आपको अपना प्रपोजल उनको सबमिट करना है और उन्हें मतलब बेसिकली उन्हें वो कॉन्फिडेंस देना है कि वो अपना काम आपको दे दे। अच्छा ठीक है, उन्होंने कहा नया चीज और नई चीज़ों योद्धा। मतलब अपन वही लखनऊ में जॉब वॉब किए, वहाँ पे सीखे सके। फिर इसके बाद आई गिव इंटरव्यू इन वन MNC इन दिल्ली, एंड वहाँ पे वन ऑफ माई गुड फ्रेंड मतलब रोहन शुक्ला, ही गिव द रेफरेंस। दिस इज व्हेन वी बिकेम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। हाँ, सॉफ्टवेयर फिर यहाँ से जर्नी दूसरी शुरू हुई। फिर वहाँ पे काम किया 5 साल 9 महीने। अब उस जगह से आप समझ सकते हो 5 साल 9 महीने इट्स नॉट अ छोटा टाइम। तो वहाँ काम किया और बड़ा मन से किया। बहुत लोगों ने बहुत कुछ सिखाया, बहुत लोगों ने बहुत कुछ बताया। सफ़र जब लंबा होता है तो बीच में थोड़े से कंकड़ भी आते हैं, कहीं पे गाड़ी तेज़ चलती है, कहीं पे गाड़ी धीमे चलती है, लेकिन गाड़ी चलती रही बाबा बस। और गाड़ी चलती रही, एक टाइम बाद रोड थोड़ी सी अच्छी हो गई तो हमने कहा आप थोड़ा सा बदल लेते हैं। तो फिर हमने चेंज कर लिया। अभी जहाँ पे है वहाँ पे अप्रोक्स 2 साल के ऊपर हो गया। एक शेर इस पे मुझे तुम्हारी बात पे याद आया, किसी अच्छे शायर का है कि इंतजार कर वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। इंतजार करो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, और थक कर ना बैठ ए सफर के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए सफर के मुसाफिर, मंजिल भी आएगी और मिलने का मजा भी आएगा। वाह वाह वाह, एक नंबर, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। ये तुमने पूरा इंजीनियरिंग ये सब बता दिया। बताओ पोइट्री की शुरुआत कैसी थी तुम्हारी यार? ये कहाँ से आया पोइट्री का तुम्हारे अंदर? यार पोइट्री क्या है ना, पोइट्री मेरी शुरुआत हुई बिकॉज ऑफ माई मॉम, मेरी मम्मा की वजह से। बिकॉज अभी भी मतलब शी इज़ यू नो MA फ्रॉम संस्कृत हिंदी, तो वो नॉर्मली भी बात करती है ना तो दोहे में बात कर देंगी कि जैसे मतलब कुछ भी उन्हें जैसे बोलना होगा तो वो ना एक दोहा कर देंगी या एक कहावत बोल देंगी कि जैसे तुम नहीं उठ रहे हो तो फिर वो वाक निद्रा करो, तो वो पूरा वो दोहा बता देंगी तुम्हें कि इसकी तरह कुत्ते की तरह नींद होनी चाहिए, इसकी तरह लक्ष्य होना चाहिए। फिर तुम वाक निद्रा तपो ध्यानम, हाँ, ऐसा कुछ है वो। हाँ, कुछ मुझे भी नहीं पूरा याद है। फिर नॉर्मली मतलब अगर तुम कुछ बोल रहे हो कि अदरत गगरी छलकत जाए भरी गगरिया चुप पे जाए, तो बेटा जो मूर्ख व्यक्ति होता है वही चिल्लाता है, जो सामान्य व्यक्ति होता है वो चुप रहता है, जिसके पास थोड़ा बहुत भी ज्ञान है वो चुप रहेगा। तो इस तरीके का माहौल रहा कि मतलब नॉर्मली बातें ऐसे हो जाती थी। और बहुत लोगों ने ये चीज़ें मतलब नहीं होता है कि सिंपल सी चीज़ है, स्कूल वैसा घर ऐसा, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें, तो माता जी का थोड़ा सा सपोर्ट रहा और वहाँ से लिखने की शुरुआत हुई। शुरुआती दौर में अपन लिखते थे और उन्हीं को ही सुना देते थे और उसमें खुश रहते थे। स्टार्टिंग फेज बिल्कुल यू कैन से स्कूल का वो
ट्वेल्थ वाला टाइम कह सकते हो आप, और वो कॉलेज वाला टाइम। कॉलेज में काफ़ी मतलब अप एंड डाउन रहा ना, तो उसमें वो होता है ना कि आप लिख देते हो बहुत सारी चीज़ें, आप बता नहीं पा रहे होते हो ना किसी को, तो आप कहते हो कि यार इसको ना चुपचाप लिख दो कि चली भी गई, मैं खाली भी हो गया और मैंने ये चीज़ें लिख भी दी। तो उस समय से लिखने का हुआ, छोटी छोटी चीज़ें लिखे करते थे, 2-2 4-4 लाइनें। उसमें मतलब पोइट्री में कुमार विश्वास जी को सुना भी बहुत करते थे। कोई ऐसा नहीं है, दीवाना कहता है, कोई ऐसा नहीं है जिसने पागल नहीं सुना। समझता हाँ, है। ओए, 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 तो बस उस समय से माहौल था और लिखना शुरू किया, लिखते रहे। बीच में फिर जॉब वॉब का ये फेज़ था, तब नहीं उतना बीच में टाइम मिला, तब नहीं लिखा। लेकिन एक टाइम पीरियड पे जब आप एक लेवल पे आपको लगता है अभी सब सही चल रहा है, अभी अपन इधर ठीक कर रहे हैं, तो अपनी कुछ चीज़ों को साथ में लेके चलना चाहिए। तो फिर उसके बाद एक ओपन माइक कल्चर से मेरी मुलाकात हुई। एक जगह थी, सबसे पहले ओपन माइक से पहले मैं एक बात बोलूँगा, टोस्ट मास्टर्स एक कम्युनिटी है जो कि कॉर्पोरेट लेवल पे भी काम करती है और शायद बाहर भी करती है। तो वो मेरी कंपनी में उन लोगों ने कुछ लोग पिक किए, मतलब दे टुक सम अमाउंट फ्रॉम द कंपनी कि हाँ विल टीच कि भाई बॉडी लैंग्वेज कैसा रहना चाहिए, स्टेज अपीयरेंस कैसा रहना चाहिए, आई कांटेक्ट कैसा रहना चाहिए, वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको मतलब इम्प्रॉम्प्टू आप कैसे बोल सकते हो, कुछ चिट्स डाल देते थे और आपको पिक करनी होती थी, और इम्प्रॉम्प्टू आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक पे 2.5-3 मिनट बैठ बोलना होता था, और ये प्रक्रिया हर हफ्ते होती थी। तो आप जाते हो ना, वो नर्वसनेस, वो आई कांटेक्ट ना करना, ऑडियंस को इंगेज ना करना, आपको लग रहा हो कि आपका टॉपिक आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा है, तो ऑडियंस को 1-2 क्वेश्चन ना पूछना कि ऑडियंस इंगेज हो जाए उस चीज़ में। तो ये सारी चीज़ें मैं टोस्ट मास्टर से सीखा। वो शायद कुछ अमाउंट लेती है, $40 या $50 कुछ लेती है, वो कंपनी पे करती थी मेरी। तो वो जो उन लोगों ने सिखाया, पहले तो अपन रॉ थे, वो नहीं होता एक पॉलिश वाला सिनेरियो कि थोड़ा सा इन लोगों ने बताया है। फिर हमने वो जो कॉर्पोरेट के अंदर होली दिवाली कुछ होता रहता है, तो उसमें एंकरिंग होती है, तो उसमें क्योंकि पोइट्रीज याद रहती थी और इंगेज करना इधर से आप सीख गए थे, इंग्लिश और हिंदी में 40-60 का रेशियो आ गया था। अभी भी मैं 60 हिंदी को दे ही देंगे। हाँ, अरे वो तो अंडरस्टूड है भाई। तो 40-60 का रेशियो आ गया था, तो हमने लगा थोड़ी बहुत बातें कर सकते हैं, तो फिर बातें करनी शुरू हुई। हाँ, शुरू में थोड़ी सी नर्वसनेस होती है, लेकिन हाँ धीरे धीरे फिर वहाँ से अपन माइक कल्चर से जुड़े, ओपन माइक कल्चर से। और ओपन माइक कल्चर में जुड़ने के बाद थोड़ा सा चीज़ें और जानी कि हाँ भाई और कैसे लिखते हैं और कैसे क्या कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत आपको मेहनत भी करना होता है, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि यार अगली बार जाओ तो पिछली बार की कुछ चीज़ें अच्छी करके जाओ, मतलब अगली बार भी ऐसे ही पहुँचे जैसे पिछली बार पहुँचे थे, तो अंतर क्या हुआ आप में। तो आप हर बार जाते हो कि यार इस बार थोड़ा कुछ अच्छा है, इस बार थोड़ा कुछ अच्छा, तो वही पुश करते करते फिर थोड़ा बहुत। अभी भी मैं ये नहीं मानता कि मतलब कुछ अपन ने किया है, लेकिन हाँ लिखना प्रोसेस है में है, हाँ, प्रोसेस में है, हाँ, युद्ध अभी जारी है। हाँ युद्ध जारी है, और वो आखिरी में जीतना ही है या लड़ते रहना है। बिल्कुल यार, इसमें ये बता कि ऐसे एक टाइम था व्हेन a lot of open mics were happening। एक ओपन माइक वो एक जगह होती है जहाँ पे कोई भी इंसान जाके, अगर दोस्तों अगर आपको नहीं पता इन केस, तो ओपन माइक वो जगह होती है जहाँ पे मान लो यार किसी को शुरुआत करनी है, जिन लोगों को शुरू करना है या जिन लोगों को कोई चीज़ टेस्ट करनी है, उसके लिए वे लोग जाते हैं। आपको एक नॉमिनल अमाउंट पे करना होता है, जिसके बदले वो आपको स्टेज में टाइम देते हैं कि जाओ अब आप परफॉर्म कर लो। 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, वो अलग अलग जगह का अलग अलग अमाउंट और वो सब रहता है। तो धीरे धीरे अपन ने देखा कि यार वो कम होने लगे। ओपन माइक कल्चर धीरे धीरे कम हो रहा है। साथ में अभी भी जबकि इतना सब कुछ मार्केट में है, इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लोग इतना कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, फिर भी एक एवरेज आर्टिस्ट के लिए अपना जीविका आर्ट से चलाना, एक पोएट्री से अपनी जीविका चलाना बहुत मुश्किल है। आप इतने साल रहे हो यार विराट भाई, इसमें क्यों हो रहा है ये? क्या आपको क्या लगता है? यार यहाँ पे एक छोटी सी बात है कि आशावादी और अवसरवादी दो अलग अलग लोग हैं। आशावादी और अवसरवादी, ठीक है। आशावादी हैं लेखक, जो भी लिख रहा है, जो भी आर्टिस्ट आ रहा है, वो सारे आशावादी हैं, आशा के साथ आ रहे हैं।
और कुछ लोग यहाँ अवसरवादी बन गए समय के साथ। माइक्स क्या थे पहले कि माइक्स में लोग आते थे, टेस्ट करते थे। कुछ आपसे अच्छे लोग, आपसे अच्छा शब्दों का संग्रह करने वाले, आपसे अच्छा स्टेज अपीयरेंस रखने वाले, जिन्हें लोग प्यार करते हैं, वो आपको कुछ चीज़ें बताते थे, आप सीखते थे। इन इट्स अ गिव एंड टेक प्रोसेस जो चलता रहता था। आपका कंटेंट एक बार वो चेक हो जाता है, जाया करता था कहीं कहीं पे। अभी तो खैर मुझे नहीं लगता कहीं चेक होता है, नहीं होता है, लेकिन कुछ जगह पे, कुछ माइक्स में होता है, जो माइक्स मैं जानता हूँ, आई विल नॉट टेक अ नेम। तो वहाँ पे कंटेंट चेक हो जाता था। लेकिन बीच में एक ऐसा टाइम आया ना कि मतलब हर कोई माइक खोल रहा था, हर कोई माइक खोल रहा था, और माइक बिल्कुल कुकुर मुत्ते की तरह हो गए मार्केट में। मतलब ढेर सारे हो रहे बहुत सारे हो गए माइक। और अच्छा, कुछ एक माइक ऐसे थे कि शुरुआती दौर में जिन लोगों ने उनको वहाँ बैठ बैठ के, जिन लोगों ने उस माइक को बड़ा किया, जो ऑडियंस थी उनकी, जो परफॉर्मर थे उनके, जो कहीं भी छोटी सी जगह भी माइक डालते थे तो वहाँ पे वो लोग बैठते थे आके। किसी को दरी नहीं मिल रही है तो ज़मीन में ही बैठा हुआ है उस तरफ, लेकिन वो सुन रहा है क्योंकि कला से प्रेम है उसको, और शायद आप लोगों से भी एक जुड़ाव बन गया था उसका भाई वाला, तो वो वहाँ पे बैठा हुआ है बेचारा। तो उन लोगों ने उस माइक को बड़ा किया था। एक समय बाद जब उस माइक की फ़ीस 600 रुपये हो जाएगी, 700 रुपये हो जाएगी, तो वो कॉलेज वाले बच्चे हैं ना, लिखते हैं, या कुछ नहीं कर रहा है कोई, या कुछ कर रहा है तो थोड़ा बहुत अमाउंट कमा रहा है वो उसके घर के लिए, वो ये 700 रुपये आपको हर हफ्ते या महीने में 2 बार नहीं दे पाएगा ना परफॉर्म करने के लिए। तो आपने एक समय आपने उन्हीं से कमाया, सब्सक्राइबर काउंट बढ़ाया, और आखिरी में आपने उन्हीं को ठग दिया। अब आप कह सकते हो कि भाई जगह की कॉस्ट लगती है, इसकी कॉस्ट लगती है, उसकी कॉस्ट लगती है। बीच में कितनी पोइट्रीज वायरल हुई है, कहीं पे एक वो है कि यार यूट्यूब अमाउंट आर्टिस्ट के साथ शेयर किया गया, हो सकता है 100 में से एक हो, मैं नहीं जानता हूँ उसे, लेकिन मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा यूट्यूब अमाउंट कुछ ऐसा है कि भाई आपने अमाउंट भी लिया ना, आपने उस आर्टिस्ट से उसका पैसा लिया, आपने उस आर्टिस्ट से उसका टाइम लिया, आपने उस आर्टिस्ट से उसका कंटेंट लिया, आपने उस आर्टिस्ट की वीडियो अपने चैनल पे डाली जिससे आपके चैनल पे आए, और उस आर्टिस्ट को क्या मिला? आपको तो सब मिला ना। टेल मी, उस आर्टिस्ट को क्या मिला? वो आर्टिस्ट तो सब आपको दे के गया, आखिर में उसका वीडियो चल गया, ठीक है, 50 में से एक वीडियो चलता होगा, 100 में से एक वीडियो चलता होगा, लेकिन जिस एक का चला उसको तो अप्रिशिएट कर दो। नौकरी में क्या होता है यार, एक अप्रिसिएशन मेल जो होता है ना, उससे ना 1 साल बढ़ जाता है बंदे का वहाँ काम करने का, कि यार ये लोग ना मेरी इज्जत करते हैं, मेरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं, अप्रेजल में ना बहुत टेक केयर करेंगे मेरा। ये उम्मीद कौन देगा भाई माइक कल्चर में? मतलब क्योंकि हर किसी को तो मंच नहीं मिल रहा है, बड़े बड़े लोग तो यहीं से ही निकल रहे हैं ना। लेकिन हाँ, वीडियोस वायरल हो जाती है, शक्ल वायरल हो जाती है, नाम कोई जानते ही नहीं है, और एक समय बाद क्योंकि सोशल मीडिया की दुनिया है, दुनिया इतनी जल्दी धुंधली हो जाती है, जैसे सुबह से शाम होती है और शाम से सुबह होती है। सुबह एक बंदा वायरल होता है, शाम को लोग दूसरा कोई वायरल हो गया होगा। हाँ, घंटों में लोग वायरलिटी बदल रही है भाई, तुम घंटे घंटे के वायरल रह गए हो। तो ये बहुत ही एक अजीब सा पूरा ये समंदर कहूँगा, क्योंकि अब एक प्रोड्यूसर कहता है कि भाई अब मैंने अपनी जगह की कॉस्टिंग बढ़ा दिया, मैं बड़ी जगह पे कर रहा हूँ, मैं बड़े कैमरे लेके आ रहा हूँ, मेरे पास अब थोड़े और तगड़े एडिटर हैं, अब मैं चार्ज ज़्यादा करूँगा। अब एक ऑडियंस कहती है कि भाई मैं तुम्हारे साथ शुरुआत में था भाई, जब तुम कुछ नहीं थे, मैं तब तुम पे भरोसा करके तुम्हारे साथ आया था, तो भाई अब ठीक है यार। कई बार मैंने देखा कि जिसकी पोइट्री चमक गई, तुम्हें पता है कि इसकी वजह से तुम्हारा चैनल चल रहा है, तो तुम उसको तो भाई सारी सुविधाएं देते हो, उसको मिल जाती है सुविधाएं, गुड, ग्रेट, यस, यू आर डूइंग इट। और चलो कहीं भी पैसा वो मांगेगा तो दे दोगे, जो भी है वो कहीं और से बना लेगा, वो वायरल हो चुका है। लेकिन जैसे 50 लोग तुम्हारे साथ शुरुआत से जुड़े थे, माना कि एक की वजह से सीधा सब्सक्राइबर काउंट बढ़ा है, पर कंटेंट तो बाकी 49 अदर्स से बड़ा है। अब जब बड़े हो गए हो तो रेगुलर को भाई और सस्ता होना चाहिए, उसको बड़ी सुविधाएं कम रेट पे दो, इनफैक्ट हो सके तो बिना रेट के दे दो यार, मेरा उसको पुश दो ना, क्योंकि तुम्हें पुश मिल गया, तुम 4 कदम आगे हो यार, पीछे जो तुम्हारे साथ थे उनको 4 कदम पीछे छोड़ के क्यों भग रहे हो यार उनको? ये जो तुम कह रहे हो, हाँ, मेरा भी यही मानना है यार। जैसे हमने ओपन माइक की बात कर ली, काव्य सम्मेलन का भी तो तुम हिस्सा बने हो, बीच में गए हो, वहाँ कैसा माहौल है भाई? वहाँ पे क्या सबको मौका दे रहे हैं या वहाँ भी पक्षपात है, क्या मतलब? कवि सम्मेलन में क्या है, कवि सम्मेलन में थोड़ा सा ना सिनेरियो
ऐसा है कि मतलब पहली बात तो आपको उस कम्युनिटी से रूबरू होना पड़ेगा, कहीं ना किसी थ्रू तो होना ही पड़ेगा ना। ऐसा डायरेक्टली थोड़ी तुम किसी को जाके कहो मेरे को परफॉर्म करना है। आपको एक बंदा चाहिए, कोई चाहिए जो मतलब एक तरीके से थोड़ा बहुत उस फील्ड का मैन ऑन द इनसाइड। फिर उसके बाद अंदर पहुंचोगे तो चलो मान लिया आपने एक कवि सम्मेलन पढ़ा, जस्ट इमेजिन कि आपने एक कवि सम्मेलन पढ़ा, बट ये क्या है ना, यहाँ पे तुम्हें न्यूटन का थर्ड लॉ पूरा पूरा एप्लीकेबल होता हुआ दिखता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। मैंने आपको बुलाया है तो अब आप हमको बुलाओ। हाँ मतलब एक बहुत बड़ी कवित्री हैं, मैं उनका लेख पढ़ रहा था, केवल जैसे 4 बार आपने मुझे बुला लिया तो अगला व्यक्ति ये कह सकता है कि आपके ऊपर मेरे 4 कवि सम्मेलन उधार हैं। अच्छा, अरे मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ यार, छोटा सा, कि मतलब मैं ये देखता हूँ कि यार लोग ना कितना जल्दी थोड़ा वो हो जाते हैं, मतलब अंदर से कितने इनसिक्योर हैं। मैं एक कवि सम्मेलन में गया, कवि सम्मेलन नहीं था, बेसिकली कुछ कवि एकत्रित हो रहे थे और एक जनता थी, तो हम जहाँ जनता है कुछ कवि एकत्रित हो रहे हैं, उसे कवि सम्मेलन मान लेते हैं। एक पोस्टर छपा हुआ था, उस पोस्टर में मेरा फोटो साइड में था और एक कवि थे हमारे, उनका भी उसी पोस्टर में फोटो था, तो मेरा फोटो थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो उन्होंने देखा होगा, पोस्टर शेयर ही किया गया होगा। मैं सुबह पहुंचता हूँ वहाँ पे परफॉर्म करने के लिए, देखता हूँ पोस्टर पूरा बदल गया है, उनका फोटो मेरी वाली जगह आ गया और मेरे को सबसे लास्ट में फेंक दिया गया है। तो मैंने देखा, अब ये सारी चीजें आप देख के क्या सोचते हो यार, देखो क्योंकि ये तो पहला इंसिडेंट था मेरा, मेरे दिमाग में कुछ इस तरीके का था ही नहीं कभी कि इस तरीके का भी कुछ पोस्टर से लेना देना होता है। मतलब लोग कितना, अरे आप परफॉर्म करोगे वहाँ पे, आपका वजन अलग है, आपसे लोग जुड़ेंगे, आपकी ख्याति अलग है, वो क्षणिक चीज थी, इसके बाद उतर जाती 2 घंटे कवि सम्मेलन के बाद। मैं तो कभी ऐसे दिमाग में ही नहीं आया, तो मैंने कहा यार इस स्तर पे भी सोचना होता है, क्योंकि जो बड़ा होता है वो बड़ा होता है। बड़े को अगर बड़ा कहने की जरूरत पड़ रही है, बड़े को बड़ा कब कहना पड़ता है, जब सामने वाले की मेहनत का पता चलता है। तो मेरे को तो इस तरीके का कोई आभास ही नहीं था, तो मैंने कहा यार फिर ये चीज मेरे को थोड़ी सी बस, दैट वाज द लास्ट वन। उसके बाद तुमने कहा इस दुनिया में मुझे रहना ही उसके बाद फिर मेरा थोड़ा सा, क्योंकि मुझे लगा कि यार देखो सिंपल सी चीज़ है, लोगों से जुड़ाव रखना है, सोशल मीडिया एज अ प्लेटफॉर्म, वी आर यूजिंग इंस्टाग्राम, वी आर यूजिंग फेसबुक, वी आर यूजिंग यूट्यूब, तो हम डायरेक्टली भी तो जुड़ सकते हैं, ज़रूरी थोड़ी है किसी जगह पे। हाँ कह सकते हो कि लोगों से जुड़ाव बनता है, लोगों के बीच में माउथ टू माउथ वो चीज़ें होती हैं, बट अगर प्रक्रिया ऐसी है तो फिर वो प्रक्रिया से अपन को नहीं गुजरना है, क्योंकि वो वाला दौर अभी चला गया भाई, वो पहले वाला होता था। सम्मान के तहत सब कुछ हाजिर है, सम्मान पूरा करेंगे लेकिन चाटुकारिता नहीं करेंगे, क्योंकि ना वो हमने कभी करी है, ना हमें आती है, ना हमें सिखाई गई है। तो सिखा तो हम सकते हैं, करनी है क्या ये बताओ। तो वो चीज हमें अभी तक नहीं करी गई, तो अपन अभी भी नहीं करेंगे, सिंपल सी चीज़ है। और ये गेम ऐसा है, शायद दूसरे लोग अलग तरीके से खेलते हैं, मेरे को नहीं खेलना आता, मैं नहीं खेलता। वो एक शेर इस पे हमें याद आया भाई, जो अच्छे शायर के मुशायरे में था, मतलब जवान शायर है वो, तो वो था कि जहां सर ना झुक जाए उसे दर नहीं कहते, और जो हर दर पे झुक जाए उसे सर नहीं कहते। अब मुझे भी एक ये जो आपने शेर बोला ना, उससे मिलता जुलता एक शेर आ रहा है, अरे सुनाओ बाबा, सुनाओ सुनाओ सुनाओ। लिखा हुआ था मेरा कि जिस दिन दरबारों में घुटने टेक दूंगा, जिस दिन दरबारों में घुटने टेक दूंगा, कलम को देखूंगा और उसे फेंक दूंगा। ओए होए 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 होए, जिस दिन दरबारों में घुटने टेक दूंगा उस दिन कलम को देखूंगा और कलम फेंक दूंगा। वाह 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 भाई, बेहतरीन बेहतरीन भाई बेहतरीन।
खुददारी का वो भी शेर था, तो वही वाली चीज़ याद आई कुछ की। हाँ, लिखते रहते हो आप बीच बीच में। मेरे को तो शेर व शायरी पसंद बहुत है बाबा, इसीलिए एक कारण भी है कि मैं इससे तुमसे ही जुड़ा रहता हूँ। मेरे को मतलब पोइट्री में बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि एक गहरी बात को बहुत कम शब्दों में कह जाना है बहुत बड़ी कला है, और ये कला हमें विरासत में नहीं मिल पाई किसी कारण, तो हम सुनते हैं सबकी शायरी, मेरे को याद रहती है शायरी। खुद से कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कुछ बढ़िया लिख डाला, या शायद कभी इतना ऐसा कोशिश करने की इच्छा नहीं होती, लेकिन मैं अप्रिशिएट बहुत करता हूँ भाई पोइट्री। यार देखो, हमारे ऊपर सरस्वती माँ की कृपा है, तो हम लोग थोड़ा लिख लेते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मतलब कोई उस सिचुएशन से नहीं गुजर रहा। आप भी कलाकार हो, आपके साथ भी 10 चीज़ें वैसी होती होंगी जो मैं बता रहा हूँ ना, आप भी अगर बताना शुरू करोगे तो आपके साथ भी कुछ इस तरीके के घटनाएं निकलेंगी। तो वो वाली चीज़ है कि कौन उसे किस तरीके से प्रदर्शित कर रहा है। मतलब सिंपल सी चीज़ है कि हाँ, कोई एक लिख के बता रहा है, कोई ना एक ऐसी स्किट में उसे डाल दे रहा है ना, हंसी मजाक में, कि लोग ना जो उसने फील किया था वो बुरा वाला फेज, उस पर लोग हंस रहे हैं दहाड़े मार मार के, और वो भी हल्का हो गया कि यार देखो मैंने खोल तो दी पूरी पोल। और मतलब ये हर एक का अपना अपना तरीका है कि कौन किस तरीके से अपनी चीज़ों को व्यक्त कर रहा है। ये बात मुझे लवली शर्मा जो हमारे मित्र हैं, वो इधर आ चुकी है पॉडकास्ट में, फिर से भी आने वाली है वेरी सून, तो वो उन्होंने मुझे कहा था कि यार हमारा जो है ना, एक मेन काम जो हमारा ये होता है कि यार भाव वही है जो हम महसूस कर रहे हैं, वो सब महसूस कर रहे हैं, हमारे भावों में फर्क नहीं है, बट ऊपर वाले ने, माँ सरस्वती ने हमें एक कला दी है कि हम वो जो भाव है ना उसको शब्दों में पिरो सकते हैं। और जब हम वो वीडियो डालते हैं ना, वो छोटे से क्लिप्स डालते हैं, वो वीडियो डालते हैं, तो जो लोग उस भाव को प्रकट करना चाहते हैं या किसी को जताना चाहते हैं या बताना चाहते हैं और उनको सही शब्द नहीं मिल रहे थे, उनको वो हमारे बोले हुए वो शब्द मिल जाते हैं और वो उसको अपनी आईडी पे लगा, वो स्टेटस पे लगाते हैं, किसी को शेयर करते हैं। वाह वाह वाह। कि उनकी बात हमारे मुंह से पहुंचे। हाँ, हम समाज में का एक वो एक मुंह बनते हैं, बात उनकी है, मीडियम। हाँ, हमारी जुबान वो मीडियम बनती है। तो मुझे बड़ी खूबसूरत लगी। और यहाँ पे ये 2-3 चीज़ें तुमने बहुत प्यारी प्यारी कवर कर दी हैं। एक तो भाई नंबर गेम तुमने बोला, जो आर्टिस्ट के लिए मैटर करता है, जो बताता है कि जनता प्यार कर रही है तुम्हारे कंटेंट से और किस तरीके के कंटेंट से प्यार कर रही है। और दूसरा कि सब लोग सोशल मीडिया में एक्टिव है। इनफैक्ट जैसे मैंने राहत इंदौरी साहब को उनके आखिरी के 3-4 सालों में ही मैं उनको समझ पाया, शायद 2020 या 19 में मेरे को पता चला राहत इंदौरी साहब के बारे में। और उन्होंने जब बताया और जब मैंने उनको जानना शुरू किया, 4 दशक से पोइट्री कर रहे थे, तो धीरे धीरे वो सब वर्ग आया इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे कि उन्होंने बोला भाई दुनिया को ये बताना जरूरी है। पिछले कुछ टाइम में मार्केट बहुत बदली है, बहुत ही रैपिड बदली है एक्चुअली। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि कई बार ऑडियंस अब बताती है कि आर्टिस्ट को कि भैया आप इस डायरेक्शन को फॉलो करो। तो अब क्या है कि ऑडियंस और आर्टिस्ट अलग अलग नहीं है। आर्टिस्ट वो हीरो नहीं है जो आएगा और चला जाएगा, भाई तुम सिर्फ उसको दूर से देख पा रहे हो, तुम बताते हो। तो ऐसी जैसे कि भाई मैं तो तुम्हें 2019 से जानता हूँ, मैंने तुम्हारी इश्क की पोइट्री सुनी है, मैंने तुम्हारे ऑफिस की पोइट्री सुनी है, शेर सुने हैं ऑफिस के बारे में जो बड़े प्यारे लगे, दोनों ही मेरे को अच्छे लगे थे भाई। मेरे को 1-2 शेर भी दोनों साइड के भी याद है। और उसके बाद जो पोइट्री आपकी वायरल हुई एक्चुअली वो ब्राह्मण समाज के बारे में रही। जैसे एक था आपका ब्राह्मण होने का गर्व है मुझे, और एक जो दूसरी आपकी पोइट्री बहुत वायरल हुई वो थी हाँ मैं परशुराम हूँ। तो ये बताओ कि ऐसा क्या हुआ, जैसे आप तो हर चीज में ट्राई कर रहे थे, ठीक है, मतलब हर एक चीज के आप पर कंटेंट बना रहे थे, लेकिन क्या लगता है कि यही कंटेंट क्यों चमका? यार देखो, स्टार्टिंग फेज में व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग, हम लिख रहे थे हर चीज़ों पे। आप अभी भी लिख रहा हूँ हर चीज़ों पे। ये एक वो है मेरे ऊपर कि इसी तरीके का कंटेंट, हाँ इस तरीके का कंटेंट करते हैं, लेकिन हाँ स्पेसिफिक नहीं है कोई, क्योंकि अपन लिख सब पे रहे थे। अपन ने समाज के ऊपर लिखा, अपने ने सबके ऊपर लिखा। तो अब क्या है, इतिहास बताने में तो कोई गुरेज नहीं है ना किसी को। इतिहास कोई बता सकता है, बहुत लोग बताते हैं। जो भी इससे पहले कवि हुए उन्होंने भी कई महापुरुषों के इतिहास बताए हैं, उन्होंने भी पीछे की कुछ चीज़ें बताई हैं। तो दोनों पोइट्रीज इतिहास थी।
कि हूँ धर्म की पतवार में ज्ञान का भंडार हूँ, तलवार मत समझो मुझे तलवार की मैं धार हूँ, योद्धाओं में सर्वश्रेष्ठ उस परशुराम का वंश हूँ, जाति में जो सबसे दधीची का मैं अंश हूँ। तो ये वाह। चीज़ें बताने में तो कोई गुरेज नहीं है ना, हम्म, कि बताया कि दधीची, भगवान परशुराम, इन चीज़ों के बारे में बताया। जो अगली थी, हाँ मैं परशुराम हूँ, वो भगवान परशुराम की एक तरीके से वो थी, व्याख्या, वर्णन। है ना। तो इसमें कोई दोनों ये वाली पोइट्रीज हुई, तो मुझे लगा कि यार लोग ना मेरे मुंह से थोड़ा सा इतिहास के बारे में जानकारी चाहते हैं, कि यार शायद मैं उन चीज़ों को अच्छे से पोर्ट्रे कर लेता हूँ, क्योंकि कुछ डिफरेंट था, कुछ अलग था, शायद लोग उस तरीके की चीज़ सुनना चाहते थे, क्योंकि उससे पहले किया था और लिखा भी था, लेकिन हाँ मतलब सुनी ये गई। हर पोइट्री कवि ना पूरा मन से ही लिखता है, कोई भी ऐसी चीज़ वो ऐसे नहीं करेगा कि यार यार इसको ऐसे लिख देते हैं। हर पोइट्री ना वो उतने ही मन से लिखता है। अब जनता क्या सुनना चाहती है ये उसे नहीं पता होता ना, वो हर पोइट्री बिल्कुल तैयार व्यार करके अच्छे से अपनी चीज़ें अपना बेस्ट दे रहा होता है हर पोइट्री में, लेकिन पोइट्री जो जनता सुनना चाहती है वो बताती है कि यार ये पोइट्री ज़्यादा अच्छी थी। शायद बिल्कुल। कुछ लोगों की कभी बेस्ट पोइट्री ना रही हो जो वायरल हुई है, उनकी बेस्ट कुछ और हो, लेकिन उस बेस्ट पे नंबर देखोगे जाके तो उन्हें लगेगा कि यार दिस इज ऑल्सो माय बेस्ट। एग्रीड। वाह, बिल्कुल बात तो सही कह रहे हो तुम। अब ये बताओ कि यार जैसे ब्राह्मणों की जो स्थिति, जैसे अभी मतलब तुमने ब्राह्मणों के बारे में बोला और लोगों ने अच्छी प्रतिक्रिया दी, उन्होंने बोला आप अच्छा लिख रहे हो, इस बारे में और लिखो, तो मतलब ब्राह्मण समाज को कहीं ना कहीं एक आवाज की जरूरत थी, है। ऐसी क्यों, मतलब क्या ऐसा हो रहा है आपको लगता है कि जैसे आपके नजरिए से कि ब्राह्मण समाज में या ब्राह्मण कम्युनिटी को कोई ऐसी तकलीफ महसूस हो रही है, किसी चीज से गुजर रहे हैं, क्या है आपका ऐसा अनुभव? यार देखो, सबसे पहले आप सनातनी हो, हिंदू हो, फिर ब्राह्मण हो, ठीक है। तो आप समझ लो कि अगर आप ब्राह्मण हो तो आप उसी परिवेश में, आपका घर का माहौल वैसा रहा है, आपके दादाजी, आप एक उसी परिवेश में उठे बैठे हो, तो आपने उन्हीं चीज़ों को इनहेरिट किया है, आपके अंदर वही चीज़ें, तो आपने एक घर मानते हो कि यार दिस कम्युनिटी इज जस्ट लाइक माई फैमिली। अगर कोई कुछ भी गलत बोलेगा या कोई कुछ भी स्टीरियोटाइप करेगा मैं, तो वो चीज़ मुझे ना कहीं गलत लगती है ना। वो ज़रूरी तो नहीं है कि मतलब कोई एक व्यक्ति गलत हो सकता है, हर परिवार में कोई एक व्यक्ति गलत होता है, बिल्कुल। है ना। कहीं पे कुछ होते हैं कि यार 4 पढ़ने वाले निकल गए, कोई एक पढ़ने वाला नहीं निकला, वो कुछ और निकल गया, तो पांचों उंगलियां तो बराबर नहीं होती। तो आप ऐसा थोड़ी कह सकते हो कि एक व्यक्ति गलत हो गया तो पूरा खानदान खराब है। ऐसी सिंपल सा चीज़ है कि कोई एक व्यक्ति अगर कुछ गलत कर दिया है तो पूरी कम्युनिटी के ऊपर यू कैन नॉट पॉइंट आउट अ क्वेश्चन मार्क। इतना स्टीरियोटाइप फैलाया हुआ है मार्केट में, इतनी निगेटिव मार्केटिंग करी हुई है, और ये चीज़ें एक मुझे ऐसा लगता है कि ना मतलब करी गई हैं, मतलब जिन्हें कुछ नहीं भी पता, ज्ञानी है, वो भी आके वो कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से और सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी से आके कुछ भी चेप देंगे कि यार ये, क्योंकि अरे भाई कुछ तर्क वितर्क करोगे, कुछ फैक्ट फिगर के साथ बात करोगे कि नहीं करोगे। सब हवा में चल रहा है, किसी ने कुछ ही बता दिया कि ये करते हैं, ये करते हैं। अरे यार एक छोटा सा इंसिडेंट था, मैं एक घर में गया, पूजा थी वहाँ पे, कथा थी बेसिकली, तो वहाँ पंडित जी कथा कर रहे थे, पंडित जी कथा कर रहे थे, सब कुछ हुआ, पूरी कथा हुई, सब हुआ, इसके बाद वो चले गए। सब होने के बाद उसमें से मैंने एक दो लोगों को बात करते सुना, अरे यार ये पंडित तो ये है वो है ना। यार एक व्यक्ति आया आपके घर में, उसने बड़े मन से आपके यहाँ कथा करी, आपके यहाँ मंत्र जाप किया। आप घर में कथा क्यों कराते हो? घर में सुख शांति है। उसने उसी के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, उसका कार्य था, वो कर रहा था, उस कार्य के एवज में उसने कुछ लिया। तो उसने कोई तुमसे खैरात तो नहीं मांगा है ना, उसने कोई तुमसे वो नहीं मांगा कि यार मेरे को प्लीज़। उसने अपना काम किया है, उसने आपके लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। क्योंकि बेसिकली क्या होते हैं, दे आर द मीडियम बिटवीन यू एंड गॉड। वो आपकी चीज़ें वहाँ तक पहुँचा देते हैं। मतलब सिंपल सी चीज़ें, आप जन्म लेते हो तब भी ज़रूरत पड़ती है आपको, क्योंकि आप हर चीज़ एक सही तरीके से कर रहे हो, क्योंकि हमारी, तो आप जन्म लेते हो और मृत्यु तक आपको
ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उस चीज़ को आप मतलब गलत तरीके से क्यों, आपको वो चीज़ करनी भी है और आपको गलत भी बोलना है, तो ऐसे नहीं चलेगा ना, इतना हिपोक्रेसी नहीं चलेगा। सही बात है। जब पंडित आपके घर आया है तो वो ईश्वर का प्रतिनिधि है। एग्जैक्टली। ठीक है, आप जो भाव देना चाहते हो, आप जो भाव करना चाहते हो, आप जिस भाव से कर रहे हो, वो उस भाव को अपने मंत्रों से व्यक्त करता है, और वो एक तरीके से वो भगवान को आपके भाव बता रहा है कि ये इस निष्ठा से, इस उद्देश्य से ये पूजा या ये कथा कर रहे हैं, आप इनको इसका आशीर्वाद दीजिए। ईश्वर का प्रतिनिधि है, और जैसे ही वो ईश्वर का प्रतिनिधि आपके घर से निकला, अब जब आपने उसी को 4 गालियां दे दी, उसके बारे में बोल दिया कि ये लूट के गया, ये सब जो बात आपने अभी बताई, तो अगर हम लोग इस तरह की उनके लिए बात करेंगे तो अभी वो ईश्वर था आपके घर के अंदर, आप उनके पांव छू रहे थे, अभी कैसे चेंज हो गया? यार स्टीरियोटाइप में आप क्या कह सकते हो कि बहुत सारे लोग पुजारियों के विषय में बोल देते हैं, है ना, बहुत सारे लोगों ने मांस सेवन, मंत्रा सेवन पे अपना वक्तव्य दिया, बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि इन्होंने जो शिक्षा व्यवस्था थी उसको एक तरीके से अपनी गिरफ्त में रखा बहुत सालों तक। बहुत सारे लोगों ने मतलब जातिवादी होने का सबसे ज़्यादा हमारे ऊपर वो लगा, वन ऑफ द मेन, यस। जबकि इनमें से कोई भी चीज़ सच्चाई नहीं है। कभी भी किसी भी एक, हम और आप हैं, आप भी ब्राह्मण हो, मैं भी ब्राह्मण हूँ, किसी भी स्तर पे मैं आपको जानते हुए आपको समय हो गया, बहुत समय तक तो मुझे पूरा नाम नहीं पता था आपका, आपकी मेरे से बातचीत थी ना, आप मेरे को जानते थे, मैं आपको जानता था। कभी आपको 1% का ये लगा कि यार इस पर्टिकुलर चीज़ को लेके मैंने कभी किसी स्तर पे आपसे बात करी हो या इस स्तर पे कभी चीज़ों को व्यक्त किया हो? नहीं ना, क्योंकि सिंपल सी चीज़ है यार, हम नॉर्मली बिहेव करते हैं। एक समाज में सब लोग आगे बढ़ रहे हैं ना, अगर समाज में कुछ ऐसा किया होता पहले तो सब आगे नहीं बढ़े होते ना। समाज में सब एक साथ, भाईचारा है हमारा यार, हम सब, मेरा जो सबसे अच्छा मित्र है वो ठाकुर है, उसके बाद जो बताए थे अभी 3 नाम थोड़ी देर पहले वो अलग अलग जातियों के हैं, हाँ ब्राह्मण मित्र भी हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेसिफिक। लेकिन हाँ, अगर आप मेरे को स्टीरियोटाइप करोगे कि यार ये स्टीरियोटाइप, तो सिंपल सी चीज़ है, मैं उस चीज़ को डिफेंड करूँगा, मैं उस चीज़ को आपको बताऊँगा, मैं उस चीज़ पे आपका जो मन के अंदर मतलब एक तरीके से रूढ़िवादी चीज़ या एक तरीके से कह लो कि अफवाह फैली हुई है, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगा कि हाँ भैया ऐसा नहीं है, इस तरीके का नहीं है, आप एक बार इस चीज़ को जानो, समझो, इसके बाद अपना वक्तव्य रखो। आपको कोई N% कुछ A बता गया है, आपने B सुना, आपने C किसी और को सुनाया और आप Z में बातें कर रहे हो मेरे से, जबकि आपको यही नहीं पता है कि ये A क्या था। समझ रहे हो मेरी बात? तो पहली चीज़ तो ये कि ठीक है, आप किसी एक परिवेश में उठे हो, बड़े हुए हो, आपने अपने दादाजी को देखा, आपने अपने पिताजी को देखा, तो आपके अंदर वो चीज़ें हैं। कोई दूसरा किसी परिवेश में उठा होगा, उसके अंदर वो चीज़ें होंगी, मुझे इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हाँ, जो आप स्पेसिफिकली ये कह देते हो कि जातिवाद और ये, अरे कभी मतलब अब देखो क्या है ना कि अभी इस टॉपिक पे बात करते करते क्या हो जाएगा कि थोड़ा सा इसमें भी अभी लोग कूद जाएंगे कि हाँ भाई ऐसे कैसे, नहीं नहीं ये तो गलत बोल रहा है। आज तक आप किसी भी मतलब मेरे पोस्ट को उठाओगे या कुछ उठाओगे, मैंने कभी किसी को नीचे नहीं गिराने का प्रयत्न किया, ना मेरी आदत है, ना मेरे संस्कार है, ना मेरे घर में सिखाया गया। कोई रेखा छोटी है, वो रेखा को जैसी भी रेखा है उसको रहने दो, अगर तुम्हारी उस रेखा से बड़ी खींचने की दम है तो खींचो, लेकिन उस रेखा को छोटा इसे हाथ से मत मिटाने का कोशिश करो। तो हमने भाई ये सिंपल सी चीज़ है, जो हमने सीखा है, जो हमने आता है, हम रेखा बड़ी खींचने की दम रखते हैं, खींच पाएंगे तो खींचेंगे, नहीं खींच पाएंगे तो मेहनत करके खींचेंगे। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ ये ऑर्थोडॉक्स स्टीरियोटाइप आप चलाओगे और चलाते रहोगे। ये जो निगेटिव चल रहा है ना ब्राह्मणों के खिलाफ, इसको बहुत मतलब या तो आप इसके फैक्ट फिगर ला के दो मेरे को, अगर आप फैक्ट फिगर ला के नहीं दे सकते तो ये बंद करो। एग्रीड। और फैक्ट जब आता है, ऐसा नहीं कि यार मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यार हम लोग जातिवाद नहीं था, जातिवाद रहा है भाई, भारत का एक हिस्सा रहा है जातिवाद, लेकिन ये है कि यार वो था यार, बैड एप्पल किस में नहीं होते यार, हर किसी में होते हैं ना 2-4 खराब, लेकिन उसकी वजह से अगर तुम मुझे कहते हो यार मैं तो जातिवाद फॉलो नहीं कर रहा है ना, तो ये है ना कि लेकिन मेरे अंदर वो कल्चर है, मैं उस समुदाय का पार्ट तो हूं ना, कल्चर है तो, और हम उस कल्चर पे गर्व करते हैं।
वो कल्चर पे हम अपने आप को वो करते हैं कि यार हम उस जगह से, हम इस मानसिकता के साथ समाज में बैठते हैं और उस मानसिकता को 10 लोग और पसंद करते हैं। वो कल्चर कोई बुरा कल्चर नहीं है। आप सुबह उठते हो, आप कलम मिले ना शाम को, वो हमारा एक कल्चर था। हाँ भाई, मतलब कितना होता है कि दो दोस्त मिलके अक्षरधाम देखने जा रहे हैं। हम बैठे हुए हैं वहाँ पे, और हम कितनी देर बैठे रहे। हम 5 बजे मिले थे और हम घर 12 बजे पहुंचे हैं। तो समझ रहे हो? बहुत मजा आया, बहुत मजा आया भाई। तो ये आप सामान्यता नहीं कर सकते यार। जिसके आचार विचार मेल नहीं खाएंगे वो नहीं कर पाएंगे। हाँ भाई, और कल तुमने इतनी प्यारी बात मुझे बताई थी कि यार देख, क्यों ना बात करें कल्चर की। हम लोग वहां से आते हैं, जैसे कि भाई अपने द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य जो थे वो ब्राह्मण थे। परशुराम जी, भगवान परशुराम, वो ब्राह्मण थे। यार आप ये बताओ, महाभारत की आपको कौन सी घटना जातिवादी लगती है? वर्ण व्यवस्था होती थी, जाति व्यवस्था होती थी, बताओ कौन सी होती है? आप 2 ही घटनाएं बता पाओगे। मैंने एक किसी वीडियो में देखा था या किसी रील में देखा था, मुझे याद नहीं अच्छे से, लेकिन एक एकलव्य की घटना है और एक कर्ण की घटना है। हाँ, ये 2 वहां घटनाएं पर जातिवादी। हाँ। लेकिन जब युद्ध के अंदर आचार्य द्रोण खड़े हुए तो उनको बहुत सारी बातें बोली गई कि यहाँ क्या कर रहे हो, ये योद्धाओं की भूमि है, यहाँ पे ये है वो है, ये सब भी बोला गया ना द्रोण को। ये जातिवादी नहीं है। मैंने जस्ट एक रेफरेंस लिया कि मैंने कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। देखो सिंपल सी चीज है क्या यार, कि पहली बात तो ये कि इस पर्टिकुलर चीज को हम सपोर्ट नहीं कर रहे, किसी भी लेवल पे सपोर्ट नहीं कर रहे। हमारा इस विषय में ये है कि सब एक साथ रहें, सब बढ़िया रहें, छत्तीस बरादरी भाईचारा बिल्कुल बढ़िया से रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ यार, मतलब सिंपल सी चीज़ है, एक थोड़ा सा हम आपके लिए उस लेवल पे वो करते हैं, आप हमारे लिए उस लेवल पे करो। हम आपको नहीं गलत बोल रहे ना, हमने कौन सा स्टीरियोटाइप बना के रखा आपके बारे में? हाँ भाई, हमने कौन सी 10 जगह 10 अच्छे बुरे लोग दोनों होते हैं, हमने बात करी। तो जो बुरे लोग होंगे वो सिंपल सी चीज़, उनका काम है कि यार कहीं ना कहीं नकारात्मक चीज़ों को फैलाव करो, थोड़ा सा समाज का माहौल नकारात्मक करो, उस नकारात्मक चीज़ों से ब्राउनी पॉइंट्स निकलेंगे। वो ब्राउनी पॉइंट्स हो सकता है कुछ हमारे युवा नेता खा लें, कुछ हो सकता है पॉलिटिक्स के भेंट चढ़ जाएं, कुछ हो सकता है विचारधारा बदलने में आए, कुछ हो सकता है, मतलब एन नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं कि उन नकारात्मक चीज़ों से ब्राउनी पॉइंट्स कैसे बन सकते हैं। लेकिन हम उस समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते। बिल्कुल भाई, जैसे इसमें कोई गर्व शर्म नहीं है कहने में कि मैं प्राउड ब्राह्मण हूँ, या मैं प्राउड मुस्लिम हूँ, मैं प्राउड सिख हूँ, मैं प्राउड क्रिश्चियन हूँ, क्योंकि हम सबकी एक संस्कृति है। तुम कहीं से भी आ रहे हो तो बैठते हैं, आप अपनी संस्कृति की बातें बताओ कुछ अच्छी, हम अपनी बताएंगे, तुम कुछ बुरी बातें हमारी संस्कृति की बताओ, हम तुम्हें कुछ तुम्हारी बताएंगे, और हम लोग बैठ के बात करेंगे कि यार इसको बेहतर कैसे बना सकते हैं। यही तो आगे बढ़ने का रास्ता है भाई। सिंपल सी चीज़ है हिमांशु भाई की, मतलब आपको कुछ चीज़ें, यार आपको थाली में लौकी नहीं पसंद है, आप लौकी नहीं खाते हो। आपको आलू पसंद है, आप आलू खाते हो, ठीक है। आपको कुछ चीज़ें पसंद होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं पसंद होती हैं। आपका इसमें कुछ वो नहीं है, पसंद नापसंद ऐसा सिंपल सबका ही होता है ना। तो जो चीज़ें आपको पसंद है आप वो करते हो, जो चीज़ें आपको नापसंद है आप वो नहीं करते हो। सिंपल सा चीज़ है, गेम बहुत सिंपल है। लेकिन हाँ, वही वाली बात है कि हम किसी के ऊपर ऐसे जाके कुछ वो नहीं किया जाता है। वो नहीं होता है कि किसी के हाथ में कीचड़ था, किसी के हाथ में गुलाल, जिसके हाथ में जो था उसने दिया उछाल। किसी शायर का शेर है, तो हमारे हाथ में गुलाल ही रहता है। वाह 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 वाह, एक बार और भाई, और सुनना चाहूंगा मैं शेर थोड़ा सा। कि किसी के हाथ में कीचड़ था, किसी के हाथ में गुलाल, जिसके हाथ में जो था उसने दिया उछाल। वाह, तो हम गुलाल उछालने में विश्वास रखते हैं, कीचड़ जी जिसके पास है वो संभाल के रखे हो, कहीं और उछाले, हमें जरूरत नहीं। भाई ये कुछ टाइम पहले की बात मुझे इससे अचानक से याद आ गई कि मैंने शायद इंस्टाग्राम पे देखा ये कि तुमने एक उल्टी टोपी पहनी हुई है एकदम, मतलब और रैपर वाला लुक ले रखा है, और एक कुछ ब्राह्मणों पे एक रैप किया था, कुछ याद है तुम्हें भाई? एक बार सुना पाओगे हमें वो? हाँ यार, वो मतलब कुछ नया ट्राई किया था, मतलब इससे पहले तो अपन उस तरीके की नहीं करते थे। लेकिन हाँ, सोचा बात कहने का तरीका है, मॉडर्न फॉर्म है, शब्दों का संग्रह, वो भी हमने कहा ट्राई करते हैं। सुनाओ एक बार। कि ब्राह्मणों की बात में
ब्राह्मणों की बात में करूँ दिन रात में, झुककर मांगेगा तो दूंगा आशीर्वाद में। हाँ, ब्राह्मणों की बात में। ब्राह्मण ही थे जिसने जीना सिखाया, अज्ञानियों को ज्ञान का पाठ पढ़ाया, जरूरत पड़ी तो सही मार्ग दिखाया, धर्म संस्कृति का अलग बोध कराया। कहानी पढ़ोगे तो जान जाओगे, इतिहास हमारा पहचान जाओगे। समाज का भार किसने है उठाया, साथ रहोगे पूरा सम्मान पाओगे। हाँ, ब्राह्मणों की बात में करूँ दिन रात में, झुककर मांगेगा तो दूंगा आशीर्वाद में। हाँ, ब्राह्मणों की बात में। रंग को उठा के मैं राजा बना दूं, फरसे से धरती वीरान बना दूं। हर युग में था परचम हमारा, तुम कहो तो ज्ञान की नदियाँ बहा दूं। लड़ाइयाँ कितनी लड़ी जरा हमको ये बताओ, कहानियाँ कितनी सुनी जरा हमको ये बताओ। मुगलों ने मुंह की हर बार थी खाई, पेशवा की कहानी जरा खुल के सुनाओ। हाँ, ब्राह्मणों की बात में करूँ दिन रात में, झुककर मांगेगा तो दूंगा आशीर्वाद में। हाँ, ब्राह्मणों की बात में। याद करो जब धर्म डरा था, योद्धाओं के साथ में कौन खड़ा था। अवगत कर रहा था उस किरदार से भाई, डर भी डरा था वो ब्राह्मण था भाई। तुम ये कहोगे कि शस्त्र कहाँ था, तुम ये कहोगे कि बल कहाँ था। माथे के बीचे में जो है छिपा, इसके वार से कौन बचा था। ब्राह्मणों की बात में करूँ दिन रात में, झुक कर मांगेगा तो दूंगा आशीर्वाद में। ब्राह्मणों की बात। वाह 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 भाई, मजा आ गया भाई एकदम। जिस तरीके से ना रोंगटे खड़े हो गए भाई। हालांकि मैं सारे बाल शेव करता हूँ लेकिन फिर भी कुछ कुछ करना महसूस हुआ। वाह भाई, मजा आ गया यार विराट भाई। ऐसे करने को तो और बहुत बातें थी, बट जो तुमने यहाँ पे समराइज किया है ना, मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट के लिए ये एक बहुत प्यारा क्लोजर पॉइंट है। तो विराट भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार बाबा, बेहतरीन कॉन्वर्सेशन के लिए। बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मतलब मैं दिल से बहुत खुश हूँ कि हमने ये बातें की बाबा। मतलब सिंपल सी चीज़ है, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, लेकिन मतलब जो बात हुआ है ना वो बिल्कुल नहीं होता है अंदर वाला। ये दो भाइयों ने बात थैंक यू सो मच, थैंक यू। दो भाइयों ने बात की है और बातचीत के विवाद नहीं की। हाँ, बातचीत करने पे विश्वास रखते हैं हम लोग, वाद विवाद की प्रतियोगिता तो कब की छोड़ा है हम लोग। ये बताओ यार विराट भाई, जिन लोगों ने जो अपने बाबा है इन्होंने अब तक सुना तुम्हें, तो भाई कहाँ पे फॉलो करें, कहाँ पे आपसे बातचीत हो पाए, अगर कुछ है, कुछ विचार है, कहाँ से आपसे बात सकते हैं? यार इंस्टाग्राम पे थोड़ा एक्टिव रहता हूँ, वहाँ पे कनपुरिया वायरल अल्फाज और दीक्षित सनातनी विराट, 2 अकाउंट हैं, दोनों डिफरेंट अकाउंट है, दोनों सोचे कि डिफरेंट कंटेंट भी यूज़ होंगे। तो इंस्टाग्राम पे कोई भी आए रीच करे, मैसेज का उत्तर जरूर मिलेगा, देर हो सकती है लेकिन कोई भी मैसेज तुम्हारा भाई छोड़ता नहीं है, क्योंकि तुमने इतने प्रेम से हमें मैसेज किया। हाँ, समय का थोड़ा हेर फेर हो सकता है लेकिन उत्तर सारे मिलेंगे। बहुत सही भाई। बाकी मैं बायो में भी आपकी इंस्टा के लिंक डाल दूंगा, और ये जो आपके 2 वीडियोस की बात हुई है वो भी मैं डाल दूंगा। तो बाबा बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। आए। तो यार बाबा लोग, ये है आज का हमारा पॉडकास्ट जिसमें मुझे आ गया है मतलब वो कातिल मजा। अगर आपको लगे कि मतलब बताना यार बाबा कैसा लगा, मतलब क्या चीज़ पसंद आई नहीं आई, कुछ बताते रहा करो यार। ऐसा कुछ बताते नहीं हो भाई, ऐसा कैसा चलेगा भाई। जैसे कि हम लोगों ने अभी पॉडकास्ट में भी बात की थी कि यार हम लोग एज अ परफॉर्मर या एज अ पॉडकास्टर एंड अ गेस्ट एंड ऑडियंस, हम लोग एक ही साथ हैं। आप बताते हो कि भाई आपको क्या सुनना है। जैसे आपने इनको बताया कि भाई आउट ऑफ ऑल द कंटेंट दैट इट डज, ये जो ब्राह्मण वाला विषय जो है बता दें, सनातन धर्म का जो विषय है, इस पे आप इन लोगों से सुनना चाहते हो। तो ऐसा ही आप मेरे पे भी ये उपकार करें और मुझे भी बताएं कि आप मुझसे क्या सुनना चाहते हैं, या मतलब क्या किस टाइप के आप गेस्ट चाहते हैं कि आए, किसको सुनना चाहते हैं। आपके कुछ सवाल जो रह गए हो तो बताना यार। ऐसे भाईचारा बनेगा। और बाकी यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, थोड़ा पॉडकास्ट दोस्तों से शेयर करना यार। बहुत दिल से हमने बात की है, बहुत दिल से हमने बनाया है, बहुत दिल से पोस्ट प्रोडक्शन का काम होगा, तो आप भी दिल से शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।